नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, टोटल 15 एग्ज़ाम के यहाँ पर विज्ञान साइंस से संबंधित टोटल 70 सवाल पूछे गए। यानी प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल वो साइंस के पूछे गए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस एग्ज़ाम में। जो टोटल 38 जीके के क्वेश्चंस हैं ना, उनमें से इससे पहले अपन ने कवर किए हैं यूपी जीके के 8 से 10 सवाल पूछे गए हैं। और अभी यहाँ पर देखने वाले हैं प्रत्येक सेट में 4 से 5 सवाल हैं, वो विज्ञान साइंस के हैं, वो पूछे गए हैं। जो अभी आने वाले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का 2024 में एग्जाम हो रहा है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं प्रत्येक शिफ्ट में प्रीवियस ईयर के कितने सवाल साइंस के पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो ये जो 15 शिफ्ट का डिटेल है। सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 27 जनवरी 2019 को हुआ है फर्स्ट शिफ्ट, इसमें टोटल 5 सवाल पूछे गए हैं साइंस के। सेकेंड सेट में 27 जनवरी के 6 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए हैं 38 में से। 28 जनवरी को फर्स्ट सेट में 2019 में 6 क्वेश्चन साइंस के, और 28 जनवरी को सेकंड सेट में भी 6 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए। और यहाँ पर नेक्स्ट है 2018 का पेपर जो हुआ है 18 जून को। 2018 में फर्स्ट सेट में 3 सवाल साइंस के थे, और 18 जून 2018 को सेकंड सेट में 5 सवाल साइंस के पूछे गए थे। इसके बाद 19 जून 2018 को फर्स्ट सेट में 4 सवाल थे साइंस के, और 19 जून 2018 को सेकंड सेट में 5 सवाल थे। नेक्स्ट यहाँ पर आपको पता है 25 अक्टूबर को री एग्जाम हुआ था। 25 और 26 अक्टूबर को 2018 में री एग्जाम में 25 अक्टूबर को 6 क्वेश्चन थे, और 26 अक्टूबर को फर्स्ट सेट में 6, सेकंड सेट में भी 6। तो री एग्जाम में प्रत्येक सेट में 6 सवाल साइंस के पूछे गए थे। नेक्स्ट यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल के सेम एग्जाम पैटर्न पर आधारित 38 सवाल जो पूछे जाते हैं यूपी पुलिस जेल वार्डर और फायरमैन एग्जाम में। ये एग्जाम जो 19 दिसंबर 2020 को हुआ है, इसमें यहाँ पर फर्स्ट सेट में 2 सवाल थे, सेकंड सेट में 3 सवाल थे 19 दिसंबर को, और 20 दिसंबर को जेल वार्डर में फर्स्ट सेट में 3 और सेकंड सेट में 4 सवाल थे। तो जेल वार्डर में साइंस के अपेक्षाकृत कम सवाल यहाँ पर पूछे गए। तो ये सभी जो टोटल 70 सवाल आप देखेंगे इन 15 एग्जाम्स में, तो इनसे आपको आइडिया लगेगा कि साइंस में किस लेवल से सवाल पूछे जाते हैं। और ज़्यादातर सवाल है वो साइंस में भी केमिस्ट्री से आते हैं, फिजिक्स से आते हैं, या फिर बायोलॉजी से आते हैं, वो भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना है। कहने को तो ये 70 सवाल है, लेकिन जब इसको अपन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करेंगे, डिटेल में प्रत्येक सवाल को कवर करेंगे पूरा, ताकि इनसे संबंधित यदि सवाल बने यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 एग्जाम्स में, तो उनसे आपको काफ़ी अच्छा खासा फायदा होगा। तो ये 70 सवाल नहीं, प्रत्येक सवाल में 3 से 4 सवाल इंक्लूड है। लगभग 200 प्लस सवाल यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। व्याख्या सहित बात करेंगे। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। इससे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो यूपी से रिलेटेड जीके था, वो भी आपको पीडीएफ फाइल मिल गई है टेलीग्राम पर। तो जिनको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, या फिर आपको डायरेक्टली सर्च करना है @ट्रेंड जीके टेलीग्राम पर जाकर, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हो। तो शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 का जो एग्जाम पेपर में फर्स्ट शिफ्ट के 5 सवाल पूछे गए हैं, वो देखते हैं। पहला सवाल है यहाँ पर महाधमनी यानी जो एरोटा है, ये किसके शेष पर शुरू होता है। अब एरोटा महाधमनी क्या करती है, हमारे शरीर में जो शुद्ध रक्त है ना, वो आगे भेजती है सभी टिश्यूज में, सभी कोशिकाओं में शुद्ध रक्त है वो भेजा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये पूरा अपना हार्ट है, जो हार्ट जो मुट्ठी के जैसे आकार का रहता है ना, दोनों लंग्स के बीच में, इसमें जो एरोटा है ना महाधमनी, ये वाली है। जैसे ही ब्लड आपके पल्मोनरी वेन से सबसे पहले आएगा, जो शुद्ध रक्त है ना, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो आपके लंग्स से हार्ट में आता है, पल्मोनरी वेन के द्वारा शुद्ध रक्त यहाँ पर आया। ये क्या है, बाया आलिंद है, लेफ्ट एट्रियम है। तो लेफ्ट एट्रियम के बाद ये जो शुद्ध रक्त है, ये चला जाएगा बायां नीले में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल आगे खुलता है एरोटा। ये पूरी एरोटा है लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये वाला जो आपको दिख रहा है ना कलर येलो वाला, ये एरोटा में आगे पूरे शरीर में शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त रक्त जाता है। तो ये महाधमनी है, सबसे बड़ी आर्टरी है। शुद्ध रक्त हमेशा धमनी में प्रवाहित होता है, अशुद्ध रक्त है वो शिरा में होता है। यानी जो शुद्ध रक्त जाएगा, पंप होगा पूरे ये हार्ट के द्वारा पूरे अपने शरीर के अंगों में, वो महाधमनी के द्वारा आगे आर्टरी में भेजा जाएगा। तो एरोटा किससे कनेक्ट है, बाएं नीले से कनेक्ट है। तो आप यहाँ पर करेंगे बायां नीले है, वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अब हृदय बाएं नीले से महाधमनी वालों के माध्यम से महाधमनी में रक्त स्पंदित करता है, और जो अशुद्ध रक्त है ना, वो वापस आएगा यहाँ पर महाशिरा से। महाशिरा की एंट्री कहाँ से होती है आपको पूछ रहे, तो महाशिरा की एंट्री होती है दाएं आलिन से। कौन से है, राइट वाले आलिन से होती है। और फिर यही जो ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वापस पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा अपने लंग्स में चला जाता है। तो बाएं आलिन के बाद दाएं नीले में आएंगे, दाएं आलिन के बाद दाएं नीले, उसके बाद वापस जो पल्मोनरी आर्टरी है, फुफ्फुस धमनियां है, जहाँ से अशुद्ध रक्त है अपने
लंग्स में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। तो ये पूरा प्रक्रम रहता है। इसमें आपको पूछ रहे शुद्ध रक्त किस में प्रवाहित होता है। शुद्ध रक्त एक तो पल्मोनरी शिरा, वैसे शिरा में अशुद्ध होता है, लेकिन जब फुफ्फुस शिरा आती है ना, जो लंग्स से अपना हार्ट में लेके आती है, सबसे पहले जो ब्लड है वो फुफ्फुस शिरा में शुद्ध रक्त है। बाकी आर्टरी में, धमनी में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, जो अपने शरीर में हार्ट के द्वारा पंप करके आगे जाता है टिश्यूज में, ऑर्गन में, कोशिकाओं में। और अशुद्ध रक्त है वो जो वापस आता है, ये शिरा के माध्यम से आता है। ठीक है, तो शिरा, ये जो महाशिरा है ना, ये अशुद्ध रक्त लेके आती है यहाँ से, सभी ऑर्गन से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो महाधमनी मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। महाधमनी है ना, मानव शरीर की सबसे बड़ी आर्टरी है, और महाधमनी सभी धमनियों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाती है और वितरित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आई होप ये सवाल आ गया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 2। अब ये जो दूसरा सवाल है, उससे पहले आपको बता दूं, यदि आप इसी टाइप से प्रीवियस ईयर के सवालों की प्रैक्टिस करना चाहते हो, एग्जाम से पहले एक एग्जाम का माहौल क्रिएट करना चाहते हो, अपना एक्सपीरियंस, अनुभव को बढ़ाना चाहते हो, स्मार्ट वर्क के तौर पर ऐसी तैयारी करें ताकि टाइम मैनेजमेंट बेहतर हो, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बना रहे, तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। इसके लिए आप टेक्स्ट बुक पास प्रो से जुड़ जाएगा। अभी जैसे यूपी पुलिस का 6 मंथ से पहले एग्जाम हो जाएगा, इससे पहले एसएससी जीडी का एग्जाम हो जाएगा, एसएससी के जो भी एग्जाम्स आएंगे, रेलवे का हो जाएगा क्योंकि इलेक्शन से पहले। तो ये सभी 6 मंथ की अच्छी स्ट्रेटजी है। आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। अब प्रीवियस ईयर के टेक्स्ट बुक पास प्रो का मतलब प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर है, जिस भी एग्जाम का होता है, जैसे यूपी पुलिस के ये जो सभी सवाल है ना, मैंने यहाँ से टेक्स्ट बुक से सब्जेक्ट स्पेशल उठा लिया है, आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। तो पूरा पेपर यहाँ पर टेक्स्ट बुक पे आप प्रीवियस ईयर की यूपी पुलिस कांस्टेबल का लगा सकते हो, इसके अलावा रेलवे का लगा सकते हो, एसएससी का लगा सकते हो। नहीं, एक बार पास ले लिया, सभी एग्जाम्स के पेपर लगा पाएंगे। और टीडीजे के कूपन कोड यूज करके अभी यहाँ से आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपर है, उस पर आधारित मॉक टेस्ट है, अच्छे खासे उस पर एनालिसिस किया गया है। और आपको क्या करना है, जब भी एग्जाम दो, एग्जाम होने के बाद देखो कौन सा सवाल आपकी बार बार गलत हो रहा है, टाइम मैनेज आप क्या ऐसा कर रहे हो कि एक ही सवाल में ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर रहे हो। तो ये सभी आदतों को आपको सुधारना है स्मार्ट वर्क के तौर पर। टीटीसी के कूपन कोड यूज करते हुए आज ही टेस्ट टू पास से जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नेक्स्ट एक इजी सा साइंस का सवाल है, पहला बायो का था। यहाँ पर सवाल है, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है। तो यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन है, ये जिंक, ये एक केमिस्ट्री का सवाल है। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, इस्पात होता है, इसको जस्ते की पतली परत के साथ आवरण किया जाता है। इस्पात का मतलब स्टील। तो स्टील वगैरह को जंग से बचाने के लिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर जिंक की जस्ते की कोटिंग की जाती है, जिसे कहा जाता है गैल्वेनाइजेशन है, यस्ति लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है, C60 एक अणु है जिसमें किसके रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। C60 में कार्बन के 60 परमाणु होते हैं, और इनकी जो व्यवस्था रहती है परमाणुओं की, उसमें 12 तो पंचभुज रहेंगे, क्या रहेंगे, पेंटागन 12 रहेंगे, और 20 रहेंगे हेक्सागन यानी छठभुज। तो 12 और 20 यहाँ पर टोटल 12 पंचभुज और 20 छठभुज होते हैं, 12 पेंटागन, 20 हेक्सागन होते हैं। C60 डिजाइन एक फुटबॉल जैसा आपको दिखता है। तो फुटबॉल जैसी संरचना जिसमें 12 तो पंचभुज और 20 छठभुज हेक्सागन होते हैं। विकल्प सी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट यहाँ पर चौथा सवाल है, सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, यानी सबसे बेस्ट किस्म का कोयला है ना, वो एंथ्रासाइट है। इसकी ट्रिक मेरी ये है कि पीली बीए, जब भी कोयले का सवाल आए आप कहेंगे सबसे बढ़िया है वो एंथ्रासाइट, उल्टा करें, यानी पीट कोयला सबसे घटिया किस्म का कोयला पीट। उसके बाद सेकंड है लिग्नाइट, थर्ड है बिटुमनी, चौथे स्थान पर एंथ्रासाइट, जो सबसे बेहतर कोयला वो एंथ्रासाइट है। उसके बाद बिटुमनी, फिर लिग्नाइट और पीट। ये आप क्रम देख सकते हो कोयले की गुणवत्ता का जो क्रम है, यानी उसमें कार्बन कितना, उसके अकॉर्डिंग उसकी क्वालिटी देखी जाती है। नेक्स्ट वाले, किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी संघनन बहुलक हैं। संघनन बहुलक इनमें से किसको छोड़कर, तो पॉलीप्रोपिलीन को छोड़कर, यहाँ पर पॉलीप्रोपिलीन है ना, इसके अलावा सभी संघनन बहुलक हैं। तो संघनन बहुलक हैं दो भिन्न द्विक्रियात्मक या त्रिक्रियात्मक एकलक इकाइयों के बीच पुनरावृत्त संघनन अभिक्रिया द्वारा बनते हैं। जैसे टेरिलीन जो डेक्रोन है वो संघनन बहुलक है, नाइलॉन 6 नाइलॉन 6, ये सभी एकलक इकाइयों से बनने वाले संघनन बहुलक है, पॉलीप्रोपिलीन नहीं है इनमें से। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 27 जनवरी 2019 के सेकंड सेट में पूछे गए साइंस के सवाल, टोटल 6 साइंस के सवाल सेकंड सेट में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त बिंबाणु को हटाने में सक्षम है। तो बिंबाणु का मतलब जो प्लेटलेट्स है ना, उनको हटाने में सक्षम जो अंग है, यानी क्षतिग्रस्त जो प्लेटलेट है वो अप्रयुक्त हो गई है,
क्षतिग्रस्त हो गई है उसको हटाने के लिए कौन काम करता है, हमारे शरीर में कौन सा अंग करता है, तो वो अस्थि मज्जा काम करता है, वो तिल्ली काम करता है। तो अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त प्लेटलेट को हटाने के लिए अस्थि मज्जा की आवश्यकता रहती है। अस्थि मज्जा ये एक हड्डी के मध्यांश गुहिका के अंदर मौजूद नरम उत्तक है। तो हड्डी के मध्य जो गुहिका रहती है, खालिस्तान रहती है, उनके मध्य ये मौजूद रहता है अस्थि मज्जा। यानी अस्थि का नाम स्पष्ट है कि ये हड्डी के मध्य में होगा और मज्जा का मतलब यहाँ से है एक गुहिका के अंदर नरम उत्तक रहता है। ये मुख्य रूप से कूल्हे और जांघ की हड्डियों में मौजूद होता है। मध्योत्तक और रक्तोत्पादक अस्थि मज्जा द्वारा निर्मित दो प्रकार की स्टेम कोशिकाएं हैं। मध्योत्तक वसा उपस्थिति और हड्डियों में बदल जाती है, जबकि रक्तोत्पादक रक्त कोशिकाओं आरबीसी, डब्ल्यूपीसी और प्लेटलेट में बदल जाती है। तो अस्थि मज्जा से आरबीसी, डब्ल्यूपीसी, प्लेटलेट्स वगैरह, उपास्थि वगैरह हड्डियां बनती है। लाल अस्थि मज्जा सभी लाल रक्त कोशिकाओं और प्लेटलेट और मानव वयस्कों में लगभग 60 से 70% लिम्फोसाइट का उत्पादन करती है। नेक्स्ट अपने यहाँ पर मिश्र धातु से सवाल है। मिश्र धातु गुलाब सोने में सोने के अलावा अन्य कौन सा धातु शामिल है? तो गुलाबी सोना, गुलाबी सोने में क्या होगा? अब सोना है तो कॉपर तो होना ही है और उसके साथ होगा सोना। अब गुलाबी सोना है तो गोल्ड है, इसमें 75% सोना है। गुलाबी सोने में क्या है? 75% तो आपका गोल्ड मिला देते हैं और 25% यहाँ पर कॉपर मिला देते हैं। तो ये बन जाता है 18 कैरेट का गुलाबी सोना। ठीक है, 75% गोल्ड है, इसका मतलब क्या है? वो 18 कैरेट है, क्योंकि 24 कैरेट होता है ना, 24 कैरेट। तो इसमें से गोल्ड कितना? 75% है। 24 का 75% आप निकालेंगे तो वहाँ से आपके निकल के आएगा ये आपके 18। तो 18 कैरेट गोल्ड यहाँ पर है, जिसमें 75% सोना है गुलाबी सोने में। अब यहाँ पर बात एलॉय की हो रही है, मिश्र धातु की हो रही है, तो बाकी सभी एलॉय पर नजर डालते हैं जहाँ से एग्जाम में सवाल बनते हैं। बात करें यहाँ पर कांसा की, तो ब्रॉन्ज बना होता है कॉपर और टिन से। कांसा है ना, ब्रॉन्ज मेडल जो होता है ना, उसमें 90% कॉपर होता है और एसएन कितना होता है? 10%। और पीतल, कांसा और पीतल दोनों में कॉपर होता है, लेकिन पीतल में कॉपर के साथ में जिंक होता है, 30% कॉपर होता है, 70%। पीतल में 70 कॉपर और 30 जिंक है। कांसा में तांबा तो होता है 90 और टिन होता है 10। और तांबा, टिन, जस्ता ये सभी मिला लेंगे ना तो आपका गन मेटल मिल जाएगी। तांबा, जस्ता, टिन, तो गन मेटल यहाँ पर बन जाएगी, जिसमें तांबा 90 है, टिन 8 है, जस्ता 2 है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है? निकल, कॉपर, जिंक होता है। निकल, कॉपर तो सॉरी निकल और जिंक तो 20 है, कॉपर आपकी 60 है। मैग्नीशियम में होता है एल्यूमिनियम और मैग्नीज। ड्यूरेलियम में होता है एल्यूमिनियम, मैग्नीज के साथ में कॉपर होता है। नेक्स्ट स्टेनलेस स्टील में क्या होता है? आयरन के साथ में निकल, क्रोमियम होता है। और स्टील में क्या होता है? स्टील में लोहे के साथ में कार्बन होता है। फ्यूज तार में क्या होता है? सीसा, टिन होता है। फ्यूज तार में 37 सीसा और 63 टिन होता है। 37 सीसा, 37 होता है सीसा, टिन होता है 63। तो सीसा और टिन, लेड और टिन होता है फ्यूज तार में। घंटा धातु में तांबा और टिन होता है। घंटा में तांबा और टिन। ये तो आप कहेंगे ब्रॉन्ज में भी होता है, बिल्कुल। सोल्डर धातु में सीसा और टिन होता है, जो कि फ्यूज तार में भी होता है, लेकिन इसका कॉम्पोजिशन अलग है। फ्यूज तार में 37 है सीसा, यहाँ पर 68 है सीसा, उल्टा है। कृत्रिम सोना में एल्यूमिनियम होता है कॉपर के साथ में, आपने देखा गुलाबी सोना। नेक्स्ट है मोनोमर कैप्रोलैक्टम का किस बहुलक को प्राप्त करने के लिए बहुलीकरण किया जाता है? तो यहाँ पर एकलक इकाई है कैप्रोलैक्टम। ये जो बहुलीकरण होती है तो क्या बनती है? नायलॉन 6 बनता है। नायलॉन 6 जो बहुलक है वो बनता है दोस्तों कैप्रोलैक्टम से, ये ध्यान रखना है, नायलॉन 6 कैप्रोलैक्टम से। और एक होता है नायलॉन 6 नायलॉन 6 किससे बनता है? एडिपोइल क्लोराइड और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। तो एडिपोइल क्लोराइड और हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, ये हो जाएगा ACHMD। नायलॉन 6 एडिपोइल क्लोराइड, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। और जो टेफ्लॉन होता है, जिससे जो नॉन स्टिक तवे वगैरह होते हैं ना, वो टेफ्लॉन के बने होते हैं। तो टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो टेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक है वो टेफ्लॉन है, ध्यान रखना। तो बहुलक से ये दूसरा सवाल है, तो एक तरीके से इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। डेक्रोन, तो डेक्रोन है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड का बहुलीकरण करने से, मिलाने से बनता है डेक्रोन, जिसे आप टेरिलिन बोलते हो। डेक्रोन है एथिलीन ग्लाइकॉल और टरथेलिक एसिड। बेकेलाइट किससे बनता है? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड। बेकेलाइट है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड का संघनन। और नेक्स्ट अपना है केवलर, ये जो विकल्प में था ना केवलर, केवलर का उत्पादन होता है 1,4 फेनिलीन डाईएमीन, जो पैरा फेनिलीन डाईएमीन और टेरेफथोइल क्लोराइड से। तो टेरेफथोइल क्लोराइड और 1,4 फेनिलीन डाईएमीन से बनता है केवलर।
पीवीसी का फुल फॉर्म पॉली विनाइल क्लोराइड है, तो वाइनल क्लोराइड का ये योगात्मक बहुलीकरण है। एक ब्यूना एन ब्यूना एस जो रबड़ है ना, तो ब्यूना एन यानी नाइट्राइल रबड़ है, और एस यानी जो स्टाइरिन है इसमें, तो ब्यूना एन जो नाइट्राइल रबड़ है ये नाइट्राइल ब्यूटाडाइन रबड़, और इसे ब्यूना एन कहा जाता है। इसमें होता क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल ब्यूटाडाइन होता है, ठीक है। तो एक्रिलोनाइट्राइल और ब्यूटाडाइन से बनता है। ब्यूना एस किससे बनता है, 1,3 ब्यूटाडाइन और स्टाइरिन से बनता है ब्यूना एस रबड़। नेक्स्ट अपना सवाल है, शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा क्या है। तो शक्ति की विमा आपको पूछिए, शक्ति पी होता है ना, वो कार्य करने की दर होती है, यानी W/T होता है। तो जो W कार्य की विमा है उसमें आप T कर देंगे, तो कार्य की विमा है M1 122 है। कार्य की विमा क्या है, MLT में आप करेंगे 1 1 -2। तो इनमें से यदि मैं T और कर दूँ तो माइनस हो जाएगा एक और ऊपर, तो -3। तो M1L1T, सॉरी 122 होती है ना, ये तो 1 1 1 तो हो जाएगी संवेग की। कार्य होती है M1L2T-2, तो M1L2T-3, 1 2 3 हो गई शक्ति की, ठीक है, 1 2 3 शक्ति। बल की विमा क्या है, तो बल की है 112, M1L1T-2, लास्ट वाला माइनस में ध्यान रखना, 112 है MLT की बल की। कार्य की है 122, और संवेग की है 111, M1L1T-1। शक्ति की क्या है, शक्ति है कार्य बटा समय जो M1L2T-3 है, और बल होता है वो द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, यानी F बराबर आपको पता है ना ma होता है, और कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणा दूरी होती है। नेक्स्ट अपना है CaSO4 के साथ में 2H2O किसका सूत्र है। कैल्शियम सल्फेट, 2 जल के अणु, जिप्सम का सूत्र है। यहाँ पर विकल्प में क्वार्ट्ज थे, क्वार्ट्ज में सिलिकॉन होता है, तो सिलिकॉन यहाँ पर चतुष्फलकी ऑक्सीजन होता है, सिलिकॉन ऑक्सीजन चतुष्फलकी से बना है, तो SiO4 होता है क्वार्ट्ज में। क्या क्वार्ट्ज में क्या होता है, SiO4। गंधक, गंधक कहा जाता है सल्फर को, जिसका परमाणु क्रमांक 16 होता है, S8 फॉर्म में मिलता है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर एप्सम साल्ट है, एप्सम साल्ट है ना, ये सेंधा नमक है एक्चुअल में, जो पिंक साल्ट है उसी को एप्सम साल्ट बोलेंगे, सेंधा नमक बोलेंगे। ये मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में होता है, 7 जल के अणु होते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट सेंधा नमक को एप्सम साल्ट कहा जाता है, तो ये MgSO4.7H2O होता है एप्सम साल्ट में, मैग्नीशियम सल्फेट होता है। और भी इंपॉर्टेंट कुछ फॉर्मूलों की बात करें तो चौक है, संगमरमर है, चूना पत्थर है, इनका जब भी फॉर्मूला आपको पूछे ना, चूना पत्थर, शॉक, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट होगा, CaCO3 होगा। बिना बुझा हुआ चूना जिसे क्विक लाइम बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड है। बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। साधारण नमक NaCl है। बेकिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे आप बोलेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग करने के लिए यहाँ पर NaHCO3 बेकिंग सोडा है। धावन सोडा Na2CO3 के साथ में 10 जल के अणु है। कास्टिक सोडा आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड। सुहागा है, अब सुहागा का आगे एक फॉर्मूला से सवाल भी आएगा, सुहागे में 10 जल के अणु होते हैं, धावन सोडे में 10 जल के अणु होते, तो ये ध्यान रखना, इनसे सवाल आएगा किसमें 10 जल के अणु नहीं है। तो ध्यान रखना, धावन सोडा होता है Na2CO3 10H2O, सुहागा होता है Na2B4O7 10H2O, ठीक है, Na2B4O7, ठीक है, B4O7। फिटकरी होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस में 24 जल के अणु। लाल दोआ KMNO4, कास्टिक पोटास KOH और कास्टिक सोडा NaOH। शोरा होता है KNO3, वृंजक चूर्ण होता है, वृंजक चूर्ण से काफ़ी बार सवाल आते हैं, CaOCl2 होता है, CaOCl2 वृंजक चूर्ण होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपना है जिप्सम, जो आपको पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में होता है, आधा जल का अणु, जिप्सम में होते हैं 2 जल के अणु, बाकी CaSO4 होता ही है। अगला सवाल है, नियॉन लैंप का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। नियॉन लैंप का आविष्कार किया गया था जॉर्जेस क्लाउड के द्वारा। नियॉन लैंप का आविष्कार है वो क्लाउड ने किया था, नियॉन का लैंप बनाया क्लाउड ने। अब यहाँ पर सैमुअल कॉल्ट ने किसका आविष्कार किया, रिवॉल्वर का किया, रिवॉल्वर किया है सैमुअल कॉल्ट, रिवॉल्वर। मार्टिन कूपर ने किसका किया है, मोबाइल फोन का आविष्कार कूपर ने किया, मार्टिन कूपर मोबाइल फोन। विलियम कुलैन ने किसका किया है, कृत्रिम जो ठंडन होती है उसका आविष्कार विलियम कुलैन ने किया है। रिवॉल्वर सैमुअल कॉल्ट, जॉर्जेस क्लाउड नियॉन लैंप, मार्टिन कूपर मोबाइल फोन, कृत्रिम ठंडन विलियम कुलैन ने किया, कूल कर दिया। अब नेक्स्ट अपने ये जो दिख रहा है ना, ये है ही आपका नियॉन लैंप है, ये वाला जो लैंप है ना, इस टाइप वाला जो लेता है वो नियॉन लैंप है। अगला सवाल है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 के फर्स्ट में 6 सवाल साइंस के पूछे गए, वो देखते हैं 28 जनवरी 2019 को। पहला सवाल, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था। अब जेट इंजन है, जेट इंजन का किया सर फ्रैंक व्हिटल ने, सर फ्रैंक व्हिटल। तो फ्रैंक व्हिटल ने किया है जेट इंजन का आविष्कार, सर फ्रैंक व्हिटल। तो ये जेम्स जेट इंजन ने किया है व्हिटल ने।
और बाकी यहाँ पर जो वाष्प इंजन है जिसे आप भाप इंजन बोलते हो, इसका आविष्कार जेम्स वॉट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। और सर फ्रैंक व्हिटल ने किया था जेट इंजन का, ठीक है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया था, बिजली की छड़ का आविष्कार किया था फ्रैंकलिन ने। लुइस एडिसन वाटरमैन जो विकल्प है, इन्होंने फाउंटेन पेन का आविष्कार किया था, लुइस एडिसन वाटरमैन फाउंटेन पेन का। नेक्स्ट, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? इंसुलिन होता है दोस्तों अग्नाशय की, यहाँ पर एक लैंगरहैंस द्वीप समूह होता है, उसकी बीटा कोशिकाओं से निकलता है इंसुलिन। तो अग्नाशय में स्थित लैंगरहैंस द्वीप समूह की बीटा कोशिका से, अग्नाशय से हमारा इंसुलिन निकलता है। तो कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन पैदा करता है? अग्नाशय है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन अपनी जो भी कार्बोहाइड्रेट है उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। जो शुगर अपने शरीर में है ना, शुगर एक तरीके से कार्बोहाइड्रेट ही होती है। तो ये शुगर अपन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो उसको एनर्जी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे शरीर में ज़्यादा शुगर हो जाएगी, एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी तो कोई काम का नहीं, अपन को एनर्जी नहीं मिलेगी, थकान महसूस होगी। तो बिल्कुल जब यही इंसुलिन काम नहीं करेगा, शरीर में नहीं होगा इंसुलिन, तभी मनुष्य को थकान महसूस होती है। और वो क्या करता है, जिसको कहते हैं ना मधुमेह रोग हो गया, इंसुलिन की कमी हो गई, तो इंसुलिन की इंजेक्शन लेता था कि जो भी उनके शरीर में कार्बोहाइड्रेट आए, शुगर आए, वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाए, और ऊर्जा मिलने पर वो व्यक्ति कोई भी काम इजीली कर सकता है। और ये कहाँ से आता है? इंसुलिन अग्नाशय से आता है। अब यकृत से, अब विकल्प में था आपके यकृत से क्या निकलता है? पित्रस निकलता है। और पित्रस का क्या काम आता है? फैटी एसिड को ये क्या करता है? वसा का पाचन करता है। हम जो भी शरीर में वसा कंज्यूम करते हैं उसका पाचन कौन करता है? पित्रस के द्वारा। और बाकी यकृत क्या करता है? यदि कोई जहर शरीर में चला गया तो जहर को भी अच्छे तरीके से फिल्टर कर देगा यकृत। पिलिया हमारे शरीर में, जो पिलिया है वो हमारे शरीर में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। पिलिया रक्त की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है और पुरानी और क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करती है उनको। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में है? कौन सा अधातु है जो लिक्विड फॉर्म में मिलेगा? अधातु लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर ब्रोमीन है, ज़्यादातर गैसीय फॉर्म में, लेकिन अधातु जो लिक्विड फॉर्म में है वो ब्रोमीन है। आप कहेंगे कौन सा धातु लिक्विड फॉर्म में? धातु तो ठोस होते हैं, लेकिन ऐसा धातु जो लिक्विड फॉर्म में, जैसे अधातु तो ज़्यादातर गैसीय होते हैं, लेकिन यहाँ पर ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में। इसी प्रकार धातु भी ऐसा कोई है जो लिक्विड फॉर्म में, बिल्कुल। पारा एकमात्र ऐसा तत्व है जो कमरे के तापमान पर तरल होता है, तो ये धातु है पारा। पारा को क्विक सिल्वर कहा जाता है, ध्यान रखना। अब आप कहेंगे सबसे कम, यहाँ पर बात हो रही है कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में, तो सबसे कम क्वथनांक और गलनांक सभी तत्वों में सबसे कम किसका? तो हीलियम का क्वथनांक और गलनांक सभी तत्वों में सबसे कम गलनांक और क्वथनांक है। निम्नलिखित में से किस तत्व का परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा है? परमाणु त्रिज्या के लिए दो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो आपको दिख रहे हैं ना, ये आवर्त हैं। कौन से? ये वाले 1 2 3 4, इस वाले हॉरिजेंटल आवर्त है, वर्टिकल है, ये ग्रुप है। तो आवर्त में आप लेफ्ट टू राइट इस टाइप से मूव करेंगे ना, तो परमाणु का आकार छोटा हो जाएगा। मतलब यहाँ से ये बी से सी की जो त्रिज्या वो कम है, एन की उससे कम है, ओ की उससे कम है। तो इस प्रकार परमाणु का आकार छोटा होता जाता है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर। और अप टू डाउन मूव करेंगे तो परमाणु का आकार बढ़ता जाएगा, यानी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा एलिमेंट दे रखे हैं, तो ब्रोमीन, क्लोरीन, सोडियम, कैल्शियम। तो इनमें से आप देखेंगे पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा बहुत दिमाग में होना चाहिए कि ब्रोमीन कहाँ पर है, सोडियम कहाँ पर है, कैल्शियम कहाँ पर है। जैसे कि सोडियम है, ये कैल्शियम है। आपको पता है कैल्शियम का तो बड़ा होगा परमाणु क्रमांक, क्योंकि ज़्यादा है और नीचे है सेकंड ग्रुप में, तो इसका बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूछा किसका सबसे छोटा है, इस साइड आएंगे तो उसमें सभी परमाणु का, यहाँ पर एक क्लोरीन का दे रखा है, एक ब्रोमीन का, क्लोरीन का और ब्रोमीन का दे रखा। अब क्लोरीन का यहाँ पर इस साइड तो सबसे छोटा ही होगा इन सभी एलिमेंट में से, सोडियम वगैरह से क्लोरीन का छोटा, और ब्रोमीन का क्लोरीन से बड़ा ऊपर से नीचे, तो क्लोरीन सबसे छोटा हो जाएगा। इन विकल्प में से क्लोरीन सबसे छोटा है। अब पूरी पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो सबसे छोटा तत्व कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा? तो सबसे छोटा है ये वाला, ऊपर से सबसे छोटा हो जाएगा, नीचे तो धीरे धीरे बढ़ता है, और इस साइड भी जाएंगे तो वो छोटा होगा। तो ये वाला सबसे छोटा है हीलियम, और सबसे बड़ा है जो नीचे वाला। तो नीचे वाला कौन सा है? ये फ्रेंशियम सबसे बड़ा है। इस साइड वाला बड़ा नहीं हुआ क्योंकि इधर से आएंगे तो छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंशियम सबसे बड़ा है और सबसे छोटा तत्व है वो आपके हो जाएगा हीलियम। CH3 COO CH2 CH3 किसका सूत्र है? सबसे पहले देखो इसमें कार्बन कितने हैं, तो कार्बन आपके 1 2 3 4 कार्बन। तो दो साइड एक कार्बन कर दो, दो साइड इस साइड कर दो। ये COO ग्रुप आपको कौन सा क्रियात्मक समूह दिख रहा है? ये वाला आपको क्रियात्मक समूह दिख रहा है। तो ये जो ग्रुप है इसे ईस्टर ग्रुप कहते हैं। इस ईस्टर ग्रुप्स में सफिक्स होता है OAT। क्या होता है? OAT होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये है एथिल, यहाँ से आप देखेंगे ये दो कार्बन है, इसको एथिल कर दिया,
और ये 2 कार्बन है एथेनोएट, एथिल एथेनोएट इसे कहेंगे, या फिर एथिल एसीटेट भी इसे आप कह सकते हो। और CH3 COOCH3 केवल ये क्या होगा, ये होगा मेथॉक्सी मेथेनोएट हो जाएगा। इसी प्रकार से आप पूरे एनसीईआरटी देखेंगे, ये सभी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे कि 2 बॉन्ड है CC के मध्य वो एल्कीन है, सिंगल बॉन्ड में एल्केन है, ट्रिपल बॉन्ड में एल्काइन है। इसी प्रकार हेलाइड में एक्स के द्वारा दर्शाते हैं, हेलाइड का मतलब हेलोजन 17वां ग्रुप है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजन है। और जो हेलोजन ये जुड़ गया, जैसे कि यहाँ पर 1 2 3, CH2 2 है तो 4 हो गया। तो यहाँ पर जहाँ से क्रियात्मक समूह जुड़ा उससे अपन नंबरिंग करेंगे 3 4, तो 1 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा। इसी टाइप से आपको एल्कोहल को OHA ऑल, इसका क्रियात्मक समूह लास्ट में ऑल पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में एल पढ़ेंगे, ब्यूटेनेल है। CHO एल्डिहाइड में लास्ट हुई, CHO जुड़ा है मतलब वो एल्डिहाइड है। लास्ट में OH जुड़ा है मतलब वो एल्कोहल है, ऑल है। और लास्ट में कीटोन होगा तो वो इस टाइप से बीच में जुड़ा हुआ रहेगा, ये वाला, ये कीटोन है, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, इस टाइप से कीटोन हो जाएगा। कीटोन में ऑन होगा लास्ट में आपके सफिक्स। इसी प्रकार नाइट्राइल्स में नाइट्राइल सफिक्स है। ईथर्स में जो एलॉक्सी आप बोलेंगे इसको। कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लास्ट में आएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड COOH है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा आप देख सकेंगे। ईस्टर में COOR है, इसे OH लास्ट में कहेंगे। नेक्स्ट अपना सवाल है, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? द्रवों का घनत्व मापने के लिए इन विकल्प में से पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका करेंगे? पिक्नोमीटर का। एनीमोमीटर क्या होता है? हवा की गति और दिशा को मापती है एनीमोमीटर। और बेवामीटर मिट्टी के यांत्रिक गुणों को मापने के लिए टेरा मैकेनिक्स में किया जाता है बेवामीटर। यूडियोमीटर है रासायनिक प्रतिक्रियाओं के दौरान गैसों की मात्रा में परिवर्तन को मापने के लिए, गैसों में कितना चेंजेज हुआ है, उसकी परिवर्तन को मात्रा कितनी चेंज बदली है, यूडियोमीटर से अपन मापेंगे। तो ये सवाल हो गए। नेक्स्ट अपना है यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए साइंस के सवाल दिखते हैं। पहला सवाल इस सेकंड शिफ्ट का 28 जनवरी 2019 को, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग का उत्पादन होता है दोस्तों पराग कोश में। पराग कोश में पराग है। पराग कोश और तंतु है, ये पौधे का जो नर जनन भाग है पुंकेसर, उसके अंतर्गत आते हैं पराग कोश और तंतु फिलामेंट। और मादा जनन भाग जो स्त्री केसर है, उसके कितने भाग है पुष्प में? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मादा है, बाकी पंखुड़ी है, बाह्य दल है, ये देख सकते हो पुष्प के भाग। इनमें से किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में होता है पराग का। तो पराग कण नर अंगों पराग कोशों या पुंकेसर द्वारा उत्पादित होते हैं। जो पराग कण होते हैं ना, वो पराग कोश या पुंकेसर द्वारा उत्पादित होते हैं। तो पराग कोश पुंकेसर का ही तो भाग है, तो वहीं से उत्पादित होगा पराग कण, और यह पराग कण जाएगा वर्तिकाग्र पर। बाकी अन्य भाग देखेंगे, बाह्य दल पुष्प का बाहरी भाग जो एक विकासशील कली को घेरते हैं, अक्सर हरे और पत्ते की तरह बाह्य दल। पराग कोश पुंकेसर का वह भाग जहाँ पराग उत्पन्न होता है। स्त्री केसर पुष्प का वह भाग जो बीजांड का उत्पादन करता है। अंडाशय अक्सर एक लंबी वर्तिका को सहारा देता है, जिसके ऊपर एक वर्तिकाग्र होता है। तो परिपक्व अंडाशय एक फल होता है, और परिपक्व बीजांड एक बीज होता है। आगे सवाल आएगा कि जब अंडाशय परिपक्व हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट होगा? जो अंडाशय है यहाँ पर, ये परिपक्व होगा जब ये पूरा पुष्प है, आगे पूरा अंडाशय परिपक्व होगा, एक बीजांड परिपक्व होगा। तो ये अंडाशय परिपक्व होने पर इनसे तो अपन को मिलेगा फल, और बीजांड परिपक्व होने पर अपन को मिलेगा बीज। तो फल और बीज दो चीज मिलती है ना, कोई भी पुष्प वगैरह लगता है फूल फ्रूट्स में, उसमें फल मिलेगा वो अंडाशय के परिपक्व होने पर, बीजांड के परिपक्व होने पर आपको मिलेगा बीज। आगे सवाल आएगा, अंडाशय एक फल देता है, परिपक्व बीजांड एक बीज देता है। वर्तिकाग्र स्त्री केसर का वह भाग जब पराग अंकुरित होता है। तो पराग कण यहाँ पर आएंगे वर्तिकाग्र पर, जहां पर पराग आपका अंकुरित हो जाएगा। अंडाशय स्त्री केसर के आधार का बढ़ा हुआ भाग जहां अंडाणु बनते हैं, ठीक है। परागकण, अब ये कि एक क्रिया है परागण जिसे आप बोलेंगे, एक प्रक्रिया जिसमें परागकणों को एक ही फूल या फूलों के विभिन्न पौधों में वर्तिकाग्र में स्थानांतरित किया जाता है। अब स्वपरागण है तो एक ही फूल में स्थानांतरित हो जाएगा, परागकण है वो वर्तिकाग्र पर चले जाएंगे। दूसरे फूल से आ रहे हैं तो पर परागण होगा, जिसमें जो परागकण है दूसरे फूल से वर्तिकाग्र पर आएंगे दूसरे फूल पर। युग्मनज निर्माण, जब नर युग्मक ये परागकण ये वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, जब प्रक्रिया हो जाती है तो नर युग्मक को मादा युग्मक के संयोजन से युग्मनज बनता है। तो जाइगोट बनेगा, जब युग्मक और नर और मादा दोनों मिलेंगे तो युग्मनज बनेगा। और फल और बीज का निर्माण, जैसे कि ये जो युग्मनज एक भ्रूण के रूप में विकसित होगा, जहां पर अंडाशय फल विकसित करेगा, बीजांड बीज में विकसित होगा। ये इंपॉर्टेंट था, पूरा आपको बता दिया। कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो यहाँ पर आप बात करेंगे, ये जो कोकश होता है ना, कोकश, ये गोलाकार आकार का होता है, कोक्शी। यहाँ पर बैक्टीरिया है, ये सभी बैक्टीरिया को
आकार के आधार पर 3 वर्ग में बांटा गया। तो जीवाणु को आकार के आधार पर एक तो कोक्शी होगा जो गोलाकार होगा, कोकश गोलाकार होगा, बेसिलस होता है ना, बेसिलस वो छड़ी के आकार का होगा बेसिलस, और एक है स्पाइरोकेट्स, स्पाइरोकेट्स होगा वो होगा सर्पिल आकार का। किस टाइप? इस टाइप से सर्पिल आकार का होगा स्पाइरोकेट्स, छड़ी के आकार का बेसिलस, और कोक्शी होगा गोलाकार। इसमें एक दोस्तों ई कोलाई होता है, ये कैसा होता है? तो ई कोलाई रॉड के आकार का, छड़ के आकार का होता है। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 20, बैंगनी रंग के प्रकाश की वेवलेंथ लगभग कितनी होती है? बैंगनी रंग है ना वायलेट, इसकी वेवलेंथ होती है लगभग 455 से 390। ये है 380 से 450 nm, या फिर ये वाली एग्जैक्ट इसी टाइप से होती है नैनोमीटर में। अब यहाँ पर कंफ्यूज आपके mm pm, तो इजीली है nm से आप इसको अलग कर सकते हो। जो 7 कलर होते हैं इन सभी की वेवलेंथ सबसे अधिक होती है दोस्तों रेड कलर की, इसलिए रेड कलर आपको ज़्यादा दूरी तक चलता हुआ मिलेगा क्योंकि तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, और सूर्यास्तोदय होने पर रेड लाइट आपको रेड रंग ही दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य से जो किरणें आती हैं लाल कलर अपने तक पहुंचता है सबसे अधिक, बाकी कलर सभी फैल जाते हैं, उनकी वेवलेंथ कम होती है। तो रेड कलर की वेवलेंथ आप देखेंगे 620 से 750 nm होती है। ऑरेंज की थोड़ी इससे कम, जो विबजोर होता है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो इसमें रेड की वेवलेंथ सबसे अधिक, उससे कम ऑरेंज है, फिर येलो है। तो ये वेवलेंथ आप येलो की देखेंगे तो 590 से 720 nm, उससे कम ग्रीन के 570 से 590, फिर यहाँ पर शियान की है 495 से 570, उसके बाद ब्लू की है 450 से 495, फिर वायलेट की है 380 से 450। तो आप सबसे कम और सबसे अधिक की ओर नजर डालेंगे, रेड की 620 से 750 तक लास्ट में रेड की जा रही है, और ये इसकी आधी आ रही 380 से 450 nm। नेक्स्ट अपना है मक्खन किसका उदाहरण है? मक्खन की बात करें तो ये पायस है। मक्खन, अभी की ये कोलाइड है, निलंबन है, सब कुछ आपको दिख रहा है। कोलाइड और निलंबन, इसकी बात करें तो कोलाइड ये दिखता तो आपको समांगी मिश्रण है, जैसे कि एक दूसरे के मिले हुए, जैसे दूध एक कोलाइड है, ठीक है। तो दूध में आपको कुछ लग रहा है कि किसी का मिक्सर है? नहीं है, आपको नहीं लग रहा, लेकिन दूध से आपको क्रीम निकलती है ना, घी निकलता है ना, तो वो मक्खन निकलता है। तो दूध में एक तरीके से क्या है, एक तो तरल लिक्विड है दूध में, क्रीम है, और एक जल, जो क्रीम और जल दो मिले हुए हैं दूध में भी, लेकिन आपको लगता है ये समांगी मिश्रण है, कोई मिक्सर नहीं है इसमें, और ये असमांगी मिश्रण है, ध्यान रखना। कोलाइड, निलंबन, अब देखिए कोलाइड परिणाम में जो व्यास कण होता है उनका व्यास होता है 1 से 1000 नैनोमीटर। निलंबन एक अस्थायी असमांगी मिश्रण है, निलंबन भी अस्थायी, लेकिन इसके कण थोड़े बड़े होते हैं, तो अपन खुली आंखों से इनको देख सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके कण बनने के तुरंत बाद तली में बैठ जाते हैं। निलंबन वाले तो बड़े कण होंगे, तो भारी कण तो नीचे जल्दी बैठेंगे। निलंबन में कण तेजी से बैठते हैं, कोलाइड में धीरे धीरे बैठते हैं, क्योंकि उसमें हल्के कण है। तो पायस यहाँ पर होती है, दो लिक्विड का मिश्रण होता है। पायस है दो या दो से अधिक अमिश्रणीय द्रवों का प्रक्षेपण होता है, जो मिलते नहीं है, ऐसे लिक्विड का मिक्सर होता है पायस। तो मक्खन यहाँ पर मिलता नहीं है। अब वैसे मक्खन की बात करें तो वो एक जेल में आएगा, क्योंकि मक्खन में क्या होता है, ठोस कण भी है और लिक्विड भी है। तो जेल क्या होगा, जब तरल कम, लिक्विड कम, ठोस ज़्यादा, तो वो जेल हो जाएगा। और ठोस में ठोस होगा वो ठोस विलयन है। ठोस में तरल, अब देखिए सॉरी, तरल में ठोस, ठीक है, तरल के अंदर आप ठोस डालेंगे तो वो विलयन बन जाएगा। और जैसे कि आपने पानी में नमक डाला तो ये घोल बन गया विलयन, शक्कर डाली, चीनी डाली, लिक्ठोस डाला तो विलयन बन गया। गैस में यदि आप ठोस डालेंगे, गैस में ठोस होगा तो वो एरोसोल हो जाएगा, जैसे धुआं वगैरह एरोसोल है। और विलयन में क्या, पेंट, मटमैला पानी। और ठोस में तरल डालेंगे तो वो जेल हो जाएगा। जेल में क्या है, अपन ठोस में तरल डाल रहे हैं, जैसे जेली, बूट पॉलिश। ये तरल में तरल पायसन हो जाएगा, दूध, दवाइयाँ पायसन भी है। तरल में सॉरी, गैस में आपने लिक्विड डाल दिया, तरल पदार्थों की एरोसेल हो जाएगा। गैस में लिक्विड डाला, जैसे कोहरा, बादल, कीट, ये क्या है, तरल पदार्थों का एरोसोल है। और गैस में ठोस डाला तो धुआं वगैरह है। ठोस में गैस डाल दी, अब ठोस में गैस डाली तो वो ठोस फॉर्म हो जाएगा, झाग, रबर। और तरल में गैस डाल दी तो फॉर्म, झाग, ये सोडा वाटर, फेंटी, ये वाले हो जाएगा। नेक्स्ट अपना, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं है? तो 10 अणु इसमें से, सेंधा नमक में 7 अणु है, मैग्नीशियम सल्फेट के 7 जल के अणु है। बाकी में आप देखेंगे ग्लोबर का नमक होता है, इसमें Na2SO4 10H2O होता है। धावन सोडा Na2CO3 10H2O। बोरेक्स जो सुहागा होता है उसमें Na2B4O7 10H2O। तो ये सभी 10 जल के अणु का क्रिस्टलन है। एप्सम साल्ट, सेंधा नमक, पिंक साल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट के साथ में 7 जल के अणु होते हैं। नेक्स्ट अपना है, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की है? रक्त समूह प्रणाली की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी।
और कैडमियम की खोज किसने की? तो फ्रेडरिक जो स्ट्रोमेयर है ना, स्ट्रोमेयर ये वाले, इन्होंने कैडमियम की खोज की थी। और कार्ल विल्हेम शिले ने की थी स्वतंत्र रूप से ऑक्सीजन, क्लोरीन और मैग्नीज की खोज की थी। यहाँ पर आपको पूछा जो ब्लड रक्त समूह प्रणाली है ना, ब्लड ग्रुप सिस्टम, उसकी खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। अब यूपी पुलिस कांस्टेबल के 18 जून 2018 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं, जो 3 सवाल पूछे गए हैं 18 जून को। मनुष्य में पित्त का उत्पादन कहाँ से होता है? पित्त आपको बताया यकृत से होता है, और पित्त जो स्टोर होता है वो पित्ताशय में होता है, ठीक है। यकृत से पित्त बनता है और स्टोर पित्ताशय में होता है, पित्तरस है पित्ताशय में जमा होता है। एक दिन में कितना पित्त लीवर द्वारा स्रावित होता है? तो लगभग 500 से 1000 मिलीलीटर पित्त है वो लीवर द्वारा स्रावित होता है। यकृत ये शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। और पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये बता चुके हैं। निम्न रोगों में से कौन सा रोग फंगस फफूंद के कारण होता है? यानी फंगस के कारण, कवक के कारण होने वाला रोग कौन सा? कवक जनित रोग में दाद है। आपको पता है कवक से होने वाले रोग की एक ट्रिक है, गंजा दामाद खाए फ्रूट। गंजा यानी जो गंजापन रोग होता है वो कवक के कारण होता है, यानी फफूंद के कारण है। दामा, गंजा दामाद खाए फ्रूट। दामा यानी दमा रोग। दामाद यानी दाद रोग, ठीक है, दामाद दाद रोग। खाए फ्रूट, खाज होती है, फ्रूट यानी जो फीट पाँव, जो पाँव होता है ना, हाथी पाँव, एलिफेंटेसिस रोग इसे कहा जाता है, जो ये कवक के कारण होते हैं। अब यहाँ पर और भी प्रमुख जैसे रोगजनक हैं, विषाणु हैं, इनके द्वारा होने वाले रोगों की ट्रिक क्या है? आगे अपन जीवाणु को भी जानेंगे। विषाणु से होने वाले रोग, वायरस से होने वाले रोग की ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई। रेखा यानी रेबीज रोग होता है वायरस से, खा यानी खसरा होता है वायरस से। उसके बाद हमें ह यानी हर्पिस होता है, मैं यानी मेनिनजाइटिस होता है, हिट करके हेपेटाइटिस, ट यानी ट्रेकोमा, हिट करके यहाँ पर साइलेंट है, पोइचे, पो यानी पोलियो होता है वायरस जनित, ए एड्स वायरस जनित, चेचक चोटी माता, ये सभी स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और डेंगू ज्वर भी, डेंगू भी वायरस के कारण, और इन्फ्लुएंजा ये भी वायरस के कारण। गलसौंद, ग पीछे छोड़ गई, ग ई, और गलसौंद और इन्फ्लुएंजा ये सभी वायरस जनित रोग हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है, विटामिन बी 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बी 7 है दोस्तों बायोटीन, बी 7 बायोटीन। अब अन्य जितने भी विटामिन हैं उनके रासायनिक नाम जानते हैं। विटामिन ए को रेटिनॉल, बी को थाइमिन बोलते हैं, थाइमिन बी 1 को एग्जैक्टली, बी 2 को राइबोफ्लेविन, बी 3 को नियासिन बोलते हैं, बी 5 को पेंटाथोनिक एसिड, बी 6 को पायरिडॉक्सिन, बी 7 को बायोटिन, और बी 9 को फोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। बी 12 को साइनोकोबालमिन है, सी को एस्कॉर्बिक एसिड, डी को कैल्सीफेरॉल, ई को टोकोफेरॉल, और विटामिन के को फाइटोनेडायोन कहा जाता है। अब विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है आपको गाजर में, जो कि रतौंधी रोग होता है ना, आंखों की रोशनी कम होना, वो विटामिन ए गाजर से आपको मिल जाएगी। यीस्ट में होता है विटामिन बी 12, विटामिन बी 12 होता है यीस्ट में। विटामिन ए की कमी से रतौंधी या जीरोफथलेमिया रोग हो जाएगा। विटामिन बी 1 से बेरीबेरी, बी 6 और बी 12 से एनीमिया, सी से स्कर्वी या मसूड़े फूलना, डी से सूखा रोग या रिकेट्स, ई से होता है जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के से क्या होगा? रुधिर का स्राव होना, एंटन हीमोफीलिया विटामिन के से। विटामिन बी 3 से त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी 7 से लकवा, शरीर में दर्द, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट अपने सवाल है यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पेपर जो 18 जून 2018 को सेकंड सेट में हुआ है, इसमें 5 सवाल देखते हैं साइंस के। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि सुषिरता से प्रभावित होता है? ऑस्टियोपोरोसिस है हड्डियां संबंधित रोग है, ठीक है, अस्थियों से संबंधित है, हड्डियों से संबंधित रोग है। अब यहाँ से ये हड्डियां प्रभावित होती हैं ऑस्टियोपोरोसिस से। निमोनिया से क्या प्रभावित होता है? निमोनिया से हमारे जो फेफड़े हैं, लंग्स है, उसमें प्रभावित होते हैं, वो संक्रमित हो जाएंगे। एक दोस्तों वेल रोग होता है, वेल रोग को लेप्टोस्पाइरोसिस कहा जाता है। लेप्टोस्पाइरोसिस से अपनी किडनी पर प्रभाव डालता है। ये जो सिरोसिस है, पीलिया है, हेपेटाइटिस है, ये सभी लीवर पर प्रभाव डालते हैं। सिरायोसिस, पीलिया और हेपेटाइटिस। और राइनाइटिस है, ये नाक को प्रभावित करता है। हेजा से हमारी आंत्र, हेजा से आंत प्रभावित होती है। खसरा से त्वचा और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। रिकेटस से क्या होती है? हड्डियां प्रभावित होती है। पोलियो रोग से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। मस्तिष्क से जो एक मेनिनजाइटिस रोग है, ये मस्तिष्क मेनिनजाइटिस से प्रभावित होता है। पीलिया मलेरिया से प्रभावित होने वाला अंग है वो पीलिया। घेंगा से आउटू ग्रंथि प्रभावित होती है। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा ये आंखों को प्रभावित करते हैं रोग। नेक्स्ट है निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? अब कोशिकांग जो जंतु कोशिका में होता है या फिर
पादप में नहीं होता, या फिर पादप में होता जंतु में नहीं होता। तो कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में नहीं होता, मतलब वो पादप में होगा। तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं होती, तो कोशिका भित्ति यहाँ पर एक विकल्प था। इसके अतिरिक्त पादप कोशिका में अपना हरित लवक होता है जिसमें क्लोरोफिल होता है, प्लास्टिक जिसे आप बोलेंगे, लेकिन जंतु कोशिका में ये प्लास्टिड हरित लवक नहीं होता है। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तियां होती है, जंतु कोशिका में रिक्तियां बहुत कम होती है। जंतु कोशिका में सेंट्रियोल्स, सेंट्रोसोम और लाइसोसोम होते हैं, लेकिन पादप कोशिका में इनकी कमी होती है। दोहरी झिल्ली से बने अंगक, जहां से काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम से सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग में डबल मेम्ब्रेन है? दोहरी झिल्ली है, डबल मेम्ब्रेन वाले कोशिकांग में माइटोकॉन्ड्रिया, 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें दोहरी झिल्ली है, ठीक है। उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें आपका केंद्रक है, न्यूक्लियस है। तो 3 जहां पर दोहरी झिल्ली। ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं? तो राइबोसोम का उदाहरण सबसे पहले आता है। सीलिया, फ्लैगिला और माइक्रोविली, सेंट्रियोल्स, साइटोस्केलेटन, ये बिना झिल्ली वाले कोशिकांग है। एकल झिल्ली बाकी जो रह गया है, रिक्तिका, लाइसोसोम, गोल्जी उपकरण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये एकल झिल्ली वाले हैं। नेक्स्ट अपना सवाल कंटिन्यू है 29वां, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? निम्नलिखित में से किस स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है? तो आप कहेंगे मेंढक में, जो ओवेचर है ना, ओवेचर, उसमें क्या होता है? बाह्य निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन वाले कौन से? तो मादा शरीर के अंदर जो निषेचन होता है वो आंतरिक निषेचन है। अंदर जो शरीर के अंदर, जैसे कि हमारे ह्यूमन में शरीर के अंदर निषेचन होता है तो वो आंतरिक निषेचन है। गायों में, कुत्तों में, मुर्गियों में ये सभी आंतरिक निषेचन वाले हैं। बाह्य निषेचन में मादा शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को बाह्य निषेचन कहेंगे। जैसे जलीय जंतु है, उभयचर है, मछली है, तारामीन है, मेढक है, इसमें ये होता है बाह्य निषेचन। नेक्स्ट अपना सवाल नंबर 30, मानवों में आवाज़ किसके द्वारा उत्पादित होती है? एडम्स एप्पल, लिरिंग्स, ठीक है। तो कंठ, जो लिरिंग्स है ना, वहीं से अपनी साउंड आती है, आवाज़ आती है। और लिरिंग्स को वॉइस बॉक्स कहा जाता है। श्वास नली का ऊपरी हिस्सा होता है। अब यहाँ पर लिरिंग्स में एक भाग एपिग्लोटिस का भी रहता है, जो हमारे गर्दन अपन ऊपर करेंगे तो जो बाहर उभरा हुआ भाग है ना, उत्तल टाइप, वो अपना एपिग्लोटिस है। सॉरी, वो तो एडम्स एप्पल है, वो एडम्स एप्पल है। एपिग्लोटिस तो वो वाला भाग है जिसे आप घाटी ढक्कन कहते हो। यानी अपन जो बोलते हैं ना, तो हमारी श्वास है वो लंग्स में आती जाती रहती है। जब खाना खाते हैं तो खाना स्टोमक में जाता है, पेट में जाता है, आहार नाल से जो जाता है ईसोफेगस से जाता है। तो जब ईसोफेगस जहाँ से स्टार्ट होती है और जहाँ से लिरिंग्स, जो एक तो अपनी नली रहेगी जो लंग्स में जाएगी, एक ईसोफेगस में जाएगी, ये ऊपर तो दोनों की एक ही है। तो इन दोनों के मध्य इस टाइप से एक ऐसी व्यवस्था है जिसे एपिग्लोटिस कहेंगे। जब आप बोलेंगे तो ये ईसोफेगस क्लोज रहेगी, जब आप खाना खाएंगे तो ये वाला जो श्वास नली है ये क्लोज रहेगी। और यदि ऐसा हो जाए खाना अपने श्वास नली में चला जाए तो अपन को हिचकी वगैरह आती है कि इस श्वास नली में नहीं जाना चाहिए खाना, तो वो तुरंत बाहर आ जाएगा आपको उल्टी के फॉर्म में। तो ये एपिग्लोटिस है। एडम्स एप्पल जो दिखता है आपको गर्दन में ऊपर का उभरा हुआ हिस्सा है, जो एक थायराइड उपास्थि द्वारा बनाया जाता है, ये ही लिरिंग्स का एक हिस्सा है, एडम्स एप्पल। नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला है? तो एंथ्रासाइट हाईएस्ट क्वालिटी का है और पीट सबसे घटिया क्वालिटी का। नेक्स्ट अपना है 19 जून 2018 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर, देखते हैं 4 सवाल साइंस के। निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होते हैं? अभी आपने देख लिया है कौन से रोग है, वो कवक से होते हैं, कौन से वायरस से होते हैं। यहाँ पर देखते हैं बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया की ट्रिक है, पंडित का टीका न्यू है, पंडित जी का टीका तो न्यू है। यानी पी यानी प यानी प्लेग रोग, डी यानी डिप्थीरिया, ट यानी टाइफाइड। फिर टाइफाइड को दोस्तों आंत्र ज्वर भी कहा जाता है, आगे सवाल आएगा ध्यान रखना, आंत्र ज्वर टाइफाइड। का यानी काली खांसी, टी यानी टेटनस, टी यानी टीबी, का यानी कुष्ठ रोग, न्यू यानी न्यूमोनिया, हे यानी हेजा, ये सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। और यहाँ पर आपको पूछा है निम्नलिखित में से कौन से मानव रोग बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है? तो वो रोग है आंत्र ज्वर, वो है टाइफाइड। तो टाइफाइड एक बुखार है, आंत्र ज्वर है, जो संक्रमण अक्सर दूषित भोजन और पानी के पीने से होता है। और ये टाइफाइड है, ये बैक्टीरिया कौन सा है? जीवाणु है, साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। नेक्स्ट अपन को पूछा है, निम्न में से कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? कौन सा विकल्प निष्क्रिय गैस नहीं है? तो इनमें से आप देखेंगे क्लोरीन है, वो हैलोजन है, न कि इनर्ट गैस है। तो ये हैलोजन है क्लोरीन। और इनर्ट गैस कौन सी है? जिसमें आपके ग्रुप 18 के जितने भी तत्व हैं, बाह्यतम कोश फुल रहता है इलेक्ट्रॉन से। ऐसे रासायनिक तत्व जो साधारण रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, मुक्त अवस्था में रहेंगे, रिएक्शन में भाग नहीं लेंगे, उसमें आपके 18 ग्रुप में हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन,
जिनॉन, रेडॉन ये सभी आ जाएंगे। और इसमें रेडॉन यहाँ पर एक सक्रिय है, रेडियो सक्रिय, ठीक है, ध्यान रखना। और समस्त सक्रिय गैस है वो रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, कोई भी रंग गंध स्वाद नहीं होगा इनर्ट गैस में। अगला सवाल है प्रकाश वर्ष किसका मापन है? बिल्कुल इजी सवाल है, दूरी का मापन है। अब थोड़ा इससे और पूछेंगे कि 1 लाइट ईयर एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो 9.46 करेंगे गुणा 10⁻15 मीटर होते हैं 1 लाइट ईयर में। और आपको पूछ लें ये जो पारसेक भी एक खगोलीय दूरी की इकाई है पारसेक, तो पारसेक में आपको पूछ लें एक पारसेक में कितने लाइट ईयर होते हैं? तो 3.26 लाइट ईयर होते हैं एक पारसेक में। एक पारसेक में मीटर कितने होते हैं? 3.086 गुणा 10⁻16 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट अपना सवाल है मनुष्य की आंख का रंग आंख के किस भाग में स्थित रंग द्रव्यों पर निर्भर करता है? तो मनुष्य की आंख का रंग यहाँ पर जो आइरिस है, जिसे आप परितारिका बोलते हो, आइरिस को हिंदी में परितारिका बोला जाता है, तो परितारिका पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक दोस्तों होता है पुतली, जिसे आप पुपिल बोलते हो, तो आइरिस कनेक्ट होता है पुतली से, और जो पुतली होती है ना पुतली, वहीं से प्रकाश आगे अपने जाता है। आंख में प्रवेश जो प्रकाश करता है ना, वो पुतली एक तरीके से हॉल होता है, उससे प्रवेश करता है। और पुतली वाला जो हॉल है ना, वो छोटा बड़ा कौन कंट्रोल करता है? तो उससे जुड़ी रहती है ये आइरिस है। तो आइरिस जो परितारिका है, जैसे प्रकाश बहुत ज़्यादा आ गया तो पूरा आंख के अंदर पूरा ज़्यादा प्रकाश आ गया तो क्या होगा? वो पुतली छोटी हो जाएगी, परितारिका आइरिस उसको छोटी कर देगी, प्रकाश कम से कम अंदर जाए। और बहुत कम प्रकाश है तो ये पुतली बड़ी होगी, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश अंदर जाए तभी आप देख पाएंगे। तो वो कंट्रोल करता है आइरिस। तो आइरिस एक तरीके से अपने पुतली के आकार को भी कंट्रोल करता है, और रंग वगैरह के लिए ये जिम्मेदार आंख का भाग है आइरिस। तो आइरिस आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को विनियमित करने में मदद करता है। एक व्यक्ति के पररूपी मननेत्रों के रंग को निर्धारित करने वाला कारक पुतली में मेलानिन वर्णक होता है। जब प्रकाश बाहर उज्जवल होता है, बहुत तेज होता है, तो आइरिस क्या करेगा? पुतली को बंद करेगा, और प्रकाश कम है तो वो ज़्यादा खोलेगा। पुतली एक हॉल होता है जिससे प्रकाश अपने आंख में प्रवेश करता है। ये पूरी आंख की स्ट्रक्चर आप देखेंगे इस टाइप से है। और जो आंख में आपको दिखता है ना, ये वाला बहुत छोटा सा एक ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक वाला भाग, ये खाली है, हॉल है एक तरीके से, ये पुतली है। इनसे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है हमारी आंख में। और इसके चारों तरफ जो ये गोल वाला होता है ना, थोड़ा कम कलर वाला, कलरफुल होता है, वो है आपका आइरिस है। ये छोटा बड़ा होगा, आइरिस है, ये छोटा बड़ा होगा, परितारिका है, इस हॉल को कंट्रोल करता है। तो आप कहेंगे कॉर्निया किधर है? कॉर्निया है इस परितारिका के ऊपर, आपको दिखेगा एक पतली झिल्ली होगी, लेंस टाइप से होगी, पतली झिल्ली होगी, जो बलरी जो साइट है उसको सही करता है, बलर नहीं आने देता। कॉर्निया पतली झिल्ली से उसको सही कर देगा। और रेटिना पीछे होता है, दृष्टि पटल है वो पीछे होगा मस्तिष्क में, जहाँ इमेज है वो बनती है रेटिना पर। और ये जो रेटिना से पहले आपको काचाप दर मिलेगा, ये पूरी आई हो गई। और दृष्टि पटल फिर ये पीछे दृक तंत्रिका से अपने मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। तो ये आँख के भाग हैं। और नेक्स्ट अपना सवाल यहाँ से है 19 जून 2018 के सेकंड शिफ्ट के 5 सवाल साइंस के पूछे गए कि फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको पता है जल का जो क्वथनांक है, जहाँ पर जल उबलने लगता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब सेंटीग्रेड को आपको फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए F-32/9 बराबर C/5 करना होता है। जो भी वैल्यू आपको सेंटीग्रेड में दी है, आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना। तो आप यहाँ पर जैसे कि सेंटीग्रेड में आपको 100 दिया, तो फ़ारेनहाइट कितना होगा? तो सी के स्थान पर आपको क्या रखना है? तो सी के स्थान पर आप रख देंगे 100। यहाँ पर मैंने 100 रख दिए। अब आप क्या करेंगे? इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 180, इस साइड हो जाएगा F-32। तो यहाँ से F बराबर कितना आ गया? 180 + 32, यानी F बराबर कितना आ गया? ये 212 फ़ारेनहाइट। तो जो भी वैल्यू आपको कन्वर्ट करनी होती है सेंटीग्रेड में, पता है जैसे कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपने शरीर का औसत तापमान होता है, इसको फ़ारेनहाइट में इस टाइप से आप बदलेंगे तो आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और जल जो अपना तरल जल है उसका अपवर्तनांक होता है वो 1.333 होता है। और जो सबसे अधिक घनत्व होता है जल का, आगे सवाल आएगा, वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होगा। घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, यानी कम आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान, कम आयतन में ज़्यादा द्रव्यमान होगा वही तो आपका अधिकतम घनत्व होगा। घनत्व ज़्यादा होगा वो चीज़ क्या करेगी? डूबने लगेगी। तो पानी नीचे रहेगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक रहेगा क्योंकि 4 डिग्री पर। और बर्फ़ ऊपर रहेगी, पानी का घनत्व सबसे अधिक, तो भारी चीज़ नीचे, बर्फ़ ऊपर तैरने लगेगी। तो यहाँ पर ऐसा घटना देखने को मिलती है। अब आपको पूछ लें बर्फ़ पिघलती है या जल जमता है? हिमांक बिंदु, गलनांक बिंदु है, ये होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जहाँ पर 0 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पिघलने लग जाएगी। और थोड़ा कम हो जाएगा तो वो जमने लग जाएगी। तो ये होगा हिमांक और
गलनांक का। और नेक्स्ट अपना डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, जैसे हमारे शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा, जिसमें पारा भरा हुआ रहता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर की रेंज आपको पूछ रहे तो 35 से लेकर 42 डिग्री तक की। तो 35 से लेकर 42 डिग्री तक की तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर मेजर करेगा। इससे कम ज़्यादा है तो फिर वो प्रयोगशाला थर्मामीटर से उपयोग किया जाएगा। किस उपकरण का प्रयोग हवा के बल या वेग को मापने के लिए किया जाता है? हवा के बल और वेग के लिए एनीमोमीटर अपन पहले भी बात कर चुके हैं। लैक्टोमीटर क्या होता है? दूध की शुद्धता को मापने के लिए, दूध के घनत्व को मापने के लिए कि उसमें कितना पानी है, कितना दूध है, एक्चुअल में घनत्व है कितना। इसका आविष्कार मिस्टर डिकास ने किया था लैक्टोमीटर का। बैरोमीटर होता है वायु दाब को मापने के लिए, आविष्कार दोस्तों बैरोमीटर का टोरिसेली ने किया था। माइलोमीटर होता है तय की गई दूरी, वाहन की दूरी तय की कितनी की गई उसको मापने के लिए, आविष्कार थॉमस शेवरी ने किया था। नेक्स्ट अपना है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। पेनिसिलिन जो एक एंटीबायोटिक है, इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर ग्राम बेल भी यहाँ पर विकल्प है, तो ग्राम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था 1922 में। आपको बता दूं एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आता है। विकल्प में लुई पाचर दे रखा है, तो रेबीज के टीके की खोज दोस्तों लुई पाचर ने की और पास्तुरीकरण की खोज लुई पाचर ने की। और बेंटिंग है जो फ्रेडरिक बेंटिंग है, बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की। अपन बात कर रहे हैं ना इंसुलिन जो अग्नाशय की लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिका में होता है, जहाँ से अपना जो भोजन से कार्बोहाइड्रेट है वो एनर्जी में, ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो करता है इंसुलिन। कार्बोहाइड्रेट को, शुगर को इंसुलिन में जो एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। तो फ्रेडरिक बेंटिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। नेक्स्ट अपना सवाल है उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्राशय से मूत्र शरीर के बाहर ले जाती है। अब ये आपका है मूत्राशय, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। सबसे पहले ये आपको किडनी दिखेगी, दो भाग किडनी एक तरीके से पैर में रहती है। तो किडनी है ये क्या करेगी? फिल्टर करेगी मूत्र को और अपने ब्लड को, और यहाँ से जो मूत्र रहेगा ये यूरेटर से अपना स्टोर हो जाएगा मूत्राशय में। मूत्राशय में मूत्र पड़ा रहता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर कहता है। तो आप कहेंगे किडनी से मूत्राशय में ब्लड किसके द्वारा आता है? तो वो तो आता है दोस्तों यूरेटर के द्वारा। और आगे फिर मूत्राशय से आगे अपना जो ब्लड जाता है वो मूत्र मार्ग, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है। तो मूत्र मार्ग से फिर बाहर निकालते हैं अपन, जिसे अपन यूरेथ्रा बोलते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस खनिज को पीला कैक कहते हैं? यूरेनियम को दोस्तों पीला कैक कहा जाता है, जिसका उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में ईंधन के रूप में करते हैं। तो यूरेनियम है दोस्तों पीला कैक जैसा ये दिखता है, यूरेनियम पीला कैक। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो हुआ था 25 अक्टूबर 2018 को, तो इसमें 6 क्वेश्चन कौन से पूछे गए री एग्जाम में 25 अक्टूबर को, वो देखते हैं। सवाल देखो, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्के का गठन होता है। खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का बनता है। इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? रक्त के थक्के के लिए थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट, बिंबाणु होने चाहिए। क्या होने चाहिए? थ्रोम्बोसाइट्स, जिसे आप प्लेटलेट बोलते हो, जिसे आप बिंबाणु बोलते हो, उसकी मौजूदगी में, थ्रोम्बोसाइट की मौजूदगी में ही रक्त की क्लोटिंग होगी, थक्का बनेगा। और यहाँ पर दोस्तों लिम्फोसाइट दे रखा है। लिम्फोसाइट जो डब्ल्यूबीसी को लिम्फोसाइट कहा जाता है। मोनोसाइट भी एक ल्यूकोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है। एरिथ्रोसाइट है, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट अपना सवाल है जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान नर और मादा जेमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे जाइगोट बोलेंगे, जिसे युग्मनज कहेंगे। नर और मादा युग्मक मिलकर, नर और मादा गैमेट मिलकर जो कोशिका बनाते हैं वो युग्मनज है। युग्मक बनना, युग्मक में जब निषेचन होगा इन युग्मकों का तो युग्मनज बनेगा। फिर कुछ समय बाद प्रथम फेज में वो क्या बन जाएगा? एम्ब्रियो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। तो ये क्रिया जो जीवित प्राणियों में होती है युग्मक युग्मनज बनाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपना है आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच होती है। जो आराम करने वाले व्यक्ति की जो पल्स रेट है, नाड़ी की दर है, वो 72 से 80 बीट प्रति मिनट होती है, ऐसा एनसीईआरटी में कहा गया है। काफ़ी कुछ आंसर इसका ये कर रहे हैं, लेकिन जब एनसीईआरटी फैक्ट देखा 72 से 80 बीट प्रति मिनट के मध्य होती है। जब रेस्ट कर रहा हुआ आदमी, आराम कर रहा व्यक्ति, उसमें पल्स रेट 72 से 80 के मध्य। नेक्स्ट अपना है एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकने वाले प्लास्टिक को। एक बार प्लास्टिक का कोई प्रोडक्ट बन गया, दोबारा उस प्लास्टिक को आप गर्म करके नहीं प्रोडक्ट बना सकेंगे, वो प्लास्टिक होता है थर्मोसेटिंग। यानी एक बार उसको सेट कर दिया तो दोबारा कोई काम का नहीं है, वो थर्मोसेटिंग हो गया, वो रिसाइकलेबल नहीं है, उसको रीयूज नहीं कर सकते दोबारा। तो यहाँ पर और एक HDP दे रखा है। HDP होता है उच्च घनत्व, हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, जिसकी तन्यता ताकत बहुत होती है। एक PVC दे रखा जो पोलीविनाइल क्लोराइड होता है, ये थर्मोप्लास्टिक बहुलक है, ना कि थर्मोसेटिंग है। तो PVC का यूज़ दोबारा कर सकते हैं, वो थर्मोप्लास्टिक है। नेक्स्ट है एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग 1 से
कितने मूत्र विसर्जित करता है? तो 1 से 1.8 लीटर तक मूत्र विसर्जित करता है। एक सामान्य मनुष्य एक दिन में या 24 घंटे में 1.8 लीटर मूत्र है वो विसर्जित कर देता है। सामान्य मूत्र की पीएच 4.5 से 8 हो सकती है, एसिडिक और क्षारीय दोनों हो सकती है। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो किडनी करती है मूत्र निर्माण, मूत्र त्याग के लिए उत्तरदायी अंग है। किडनी में होता है दोस्तों नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन किडनी की सबसे छोटी कार्यात्मक इकाई है और यही नेफ्रॉन है वो फिल्टर करता है। नेक्स्ट अपना अपना नेफ्रॉन में क्या होगा, आपको किडनी में क्या मिलेगा? बोमन संपुट, हेनरी लूप, आरोही अवरोही नलिकाएं, ये सभी इसमें मदद करती है। 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है एंड डैम। किसको? डोइजी एंड डैम। तो डोइजी एंड डैम है जिनको विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल मिला है 1943 में। तो विटामिन के का आविष्कार किया था डीएडी डैड ने किया था। विटामिन के का आविष्कार डैड ने, के का किसने किया? डैड ने। डी डोइजी एंड डैम ने किया। अब यहाँ पर विटामिन की बात हो रही, तो विटामिन की खोज किसने की थी? 1912 में हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की थी और इसका नामकरण किया था वो फंक ने किया था। खोजा हॉपकिंस ने था, नामकरण फंक ने किया था। जैसे विटामिन डी है वो हॉपकिंस के द्वारा खोज हुई थी। 1929 में हॉपकिंस को इस खोज के लिए चिकित्सा विज्ञान की नोबेल प्राइज से नवाजा गया। हॉपकिंस ने विटामिन की खोज की तो 1929 में हॉपकिंस को नोबेल मिला। विटामिन के की खोज डीएडी ने की तो इनको 1943 में नोबेल मिल गया। और विटामिन 6 प्रकार के हैं, जिसमें वसा में घुलनशील है ए डी ई के। मेजर तो ये है, बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह देखेंगे तो 13 प्रकार हो जाएंगे। वसा में घुलनशील है एडीई के और जल में घुलनशील है बी सी। यानी ये जो बी और सी विटामिन है हमारे शरीर में स्टोर नहीं रहेंगे, जल के साथ मूत्र मार्ग से दोबारा विसर्जित हो जाएंगे। तो ज़्यादा स्टोर करने के लिए इसको आपको डेली कंज्यूम, जैसे विटामिन सी है एक रोग प्रतिरोधक के लिए बहुत ही अच्छा विटामिन रहता है, रोगों से लड़ने के लिए, हमारी इम्यूनिटी पावर बूस्ट करने के लिए। तो विटामिन सी आपको एक तरीके से रेगुलर कंज्यूम करना चाहिए, जैसे आंवला वगैरह है सर्दियों में, या फिर जो खट्टे फ्रूट है वो लेने से विटामिन सी ज़्यादा होता है, उनको कंज्यूम नियमित करेंगे तो आपका रोग वगैरह दूर रहेंगे। इसलिए क्या करते हैं, विटामिन बी और सी जल में घुलनशील है तो रोज कंज्यूम करना चाहिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम जो 25 के बाद 26 अक्टूबर 2018 को हुआ है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल देखते हैं। शुरुआत में 6 सवाल। फ्रैंक विटल द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया? तो फ्रैंक विटल द्वारा जेट इंजन का आविष्कार किया गया। इससे पहले सवाल आ चुका है, जेट इंजन का किया है फ्रैंक विटल ने, दोबारा रिपीट हुआ है। विद्युत चुंबकत्व और बेंजीन तरल गैस और ऑप्टिकल ग्लास विद्युत प्रवाह का प्रेरण का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया। तो ये सभी इन तीनों का बाकी का आविष्कार विद्युत चुंबकत्व वगैरह विद्युतीय प्रवाह प्रेरण ये फेराडे के द्वारा किया गया है। दांतों की वर्धित एंड लार्ज यानी बड़ी छवि देखने के लिए दंत चिकित्सक है वो कौन से दर्पण का उपयोग करते हैं? तो कॉनकेव मिरर का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, जैसे अपन शेविंग करते हैं ना, दाढ़ी बनाते हैं ना, उसमें भी कौन सा? अवतल दर्पण, क्योंकि अपन को बड़ी इमेज चाहिए दाढ़ी बनाने में, तो अवतल दर्पण होता है उसमें यूज। और जो यहाँ पर दांत चिकित्सक है बड़ा दांत देखने के लिए, फिर अवतल दर्पण काम में लेंगे। टॉर्च और गाड़ियों की हेडलाइट में भी अवतल दर्पण काम में लिया जाएगा। और फिर यहाँ पर बड़ी छवि देखने, दंत विशेषज्ञ, टॉर्च, गाड़ियों की हेडलाइट, इन सभी में अवतल दर्पण है। उत्तल दर्पण कौन सा होता है? जो छोटी छवि बनाते हैं, बड़ी चीज़ की छोटी छवि बना दे। जैसे कि कार के साइड में पीछे बहुत बड़ी गाड़ी आ रही है, लेकिन कार के एक ही छोटे से मिरर में आपको पूरी गाड़ी दिख जाती है, क्योंकि इसकी बड़ी चीज़ की छोटी छवि बना दी। तो बड़ी ऑब्जेक्ट की जब छोटी इमेज बन जाए तो वो उत्तल दर्पण बना पाएगा, ऐसी इमेज उत्तल दर्पण। तो साइड मिरर किसका होता है? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट अपना है संयुक्त राष्ट्र द्वारा पीने, धोने, खाना पकाने, उचित स्वच्छता को बनाए रखने के लिए अनुशंसित न्यूनतम पानी की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर, यानी एक आदमी एक दिन में ये अपना पूरा काम करने के लिए कितना पानी कंज्यूम करता है, कितना पानी खर्च करता है। जैसे कि वो आदमी पानी को पीने में काम में लेगा, अपना धोना वगैरह में काम लेगा, खाना पकाने में काम में लेगा, उचित स्वच्छता बनाए रखने के लिए काम में लेगा। तो एक व्यक्ति के लिए एक दिन में लगभग 2.5 बाल्टी, कितनी? 2.5 बाल्टी पानी आवश्यकता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर एक बाल्टी में 20 लीटर आए ना, तो ये 50 लीटर पानी, कितना पानी? 50 लीटर पानी है वो चाहिएगा एक आदमी को प्रतिदिन। कितना? 50 लीटर पानी। तो ये है संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक मानक। मृत जीवों और जानवरों को खाद मिट्टी में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीवों को किस नाम से जाना जाता? तो अपघटक कहते हैं उन्हें। जो मृत जीव और जानवरों को खाद मिट्टी में कन्वर्ट करते हैं, जो जीव मर चुके हैं, जानवर हैं, उनको खाद मिट्टी में अपघटक करते हैं। अपघटक कौन से? कवक, जीवाणु, ये अपघटक ही तो है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये अपघटक का काम करते हैं।
अब यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं जहाँ से प्रीवियस एग्जाम में सवाल बार बार पूछे जाते हैं। मृतजीवी से सवाल आता है, परजीवी से सवाल आता है, परपोषी से सवाल आता है, सहजीवी से सवाल आता है। मृतजीवी क्या होता है? पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं। मृतजीवी है जो मृत पदार्थ हैं, मृत जो चीज़ है, जीव जंतु हो गया या फिर मृत कोई पेड़ पौधे, उनसे पोषण प्राप्त करेंगे, वो है मृतजीवी। जैसे मशरूम और कवक क्या है? मृतजीवी है। अब यहाँ पर बात करें परपोषी की, तो परपोषी और परजीवी दो चीज़ है। अब परजीवी और परपोषी, वह जीव जिसके शरीर से किसी परजीवी जीव को आश्रय तथा पोषण मिलता है तो वो तो है परपोषी। और जिस परजीवी को यहाँ पर पोषण मिल रहा है तो परजीवी को किससे मिल रहा है? परपोषी से पोषण मिल रहा है। जैसे कि जूं है ना, जूं जूं एक तरीके से परजीवी है और अपने शरीर में जो जूं रहती है बालों में, तो अपन परपोषी उनको पोषण दे रहे, तो अपन परपोषी है, तो अपने से जो जूं पोषण ले रही है परपोषी से, वो परजीवी हो जाएगा। ठीक है। और एक सहजीवी होता है, मतलब दोनों को फायदा। परजीवी में एक कोई फायदा, दोनों को नहीं। अपन को क्या फायदा? परपोषी को कुछ नहीं, उनको तो लूट रही है जूं वगैरह। सहजीवी में दोनों को फायदा। जैसे लाइकेन एक सहजीवी है। लाइकेन क्या है? लाइकेन सहजीवी है। इसी प्रकार यहां पर देखेंगे चना और सेम जैसे पौधों की जड़ों की गांठों में राइजोबियम, यह भी सहजीवी एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए, जब खाद्य श्रृंखला की बात आती है तो पोषी स्तर की बात आती है। प्रथम पोषी स्तर है, यानी शुरुआत में पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे वो स्वपोषी है। तो स्वपोषी पेड़ पौधे जो अपना भोजन स्वयं बना रहे हैं, मतलब वो प्रथम पोषण स्तर पर है, वो स्वपोषी है। और आपको पता होना चाहिए कि 10% ऊर्जा का नियम है। जैसे कि जितनी भी एनर्जी पेड़ पौधों ने बनाई है, जैसे 100 जूल एनर्जी बनाई, तो आगे वो 10 जूल ही कन्वर्ट कर पाएंगे, उनसे 10 जूल ही कंज्यूम हो पाएगी, बाकी नहीं हो पाएगी। अब 10 जूल से जैसे मानव ने 10 जूल ली, आगे मानव को और कोई जीव कंज्यूम करता है तो उसको 1 जूल ही मिलेगी। 10% जीव ऊर्जा का नियम है। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होगा? जो पेड़ पौधों को खाएगा, प्रथम पोषी स्तर को खाएगा या फिर द्वितीय पोषी स्तर है, वो प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी पेड़ पौधों को खाने वाला शाकाहारी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता है वो मांसाहारी है, जो तृतीय पोषण स्तर में आएगा वो मांसाहारी है। भूजल रिसाव के द्वारा रिचार्ज हो जाता है। भूजल है जैसे वर्षा की पानी जो आया है वो अपने जमीन में वापस चला जाएगा रिसाव के द्वारा। कुछ स्थानों पर भूजल है वो भौम जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच होता है। अब भूमि के नीचे जल चला गया तो वो नीचे बहुत से पत्थर वगैरह, उनकी परतों के मध्य रह गया जल, और फिर वहां पर आपने ट्यूबवेल वगैरह कराई तो वहां से आपको पानी मिल रहा है, तो वो भौम जल से आपको पानी मिल रहा है। तो इस जल को कहा जाता है एक्वीफर, इसको कहा जाता है जल भृत, कहा जाता है जल भर, कहा जाता है। जो धरातल की सतह के नीचे चट्टानों की ऐसा यहाँ पर संस्तर बन गया, लेयर बन गई, जब भूजल उन लेयर के अंदर फंस गया है, एकत्रित हो गया है, और फिर नलकूपों से उनको आप बाहर निकाल सकते हो, तो ये जल भृत है, ये जल भर है, ये एक्वीफर है। नेक्स्ट अपना है विषाणु के कारण निम्न में से कौन सी बीमारी होती है? वायरस जनित इसमें से रोग यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा, सभी रोग बैक्टीरिया जनित है, न कि वायरस जनित है। तो इसमें थोड़ा फॉल्ट है सवाल में, क्योंकि हेजा की बात करें तो विब्रियो कोलेरा है, ये बैक्टीरिया के कारण होता है। हेजा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया के कारण। आंत्र ज्वर है, ये टाइफाइड होता है, तो टाइफाइड होता है ये दोस्तों साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होता है। और 6 रोग जो टीबी है, तो ये जो टीबी रोग है इसका तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रोग जो एक जीवाणु है। और फिर यहाँ पर एक रोग है दोस्तों डाइसेंट्री, यानी पेचिश रोग। तो पेचिश रोग है, ये 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है बेसिलरी पेचिस जो कि एक आम प्रकार है जो शिगेला नामक बैक्टीरिया से होता है, और एक जो पेचिस का प्रकार है वो अमीबिक पेचिस है। अमीबिक पेचिक है, ये परजीवी प्रोटोजोआ से होता है जिसका नाम है एंटामोइबा हिस्टोलिटिटा। तो पेचिस रोग एक तो बैक्टीरिया के कारण, एक प्रोटोजोआ के कारण होता है, न कि पेचिस भी वायरस जनित नहीं है। इसका मतलब सभी रोग ये एक जीवाणु जनित है। अब वायरस के कारण होने वाले रोग कौन कौन से और कौन से वायरस से होते हैं वो देखो एक तरीके से, जहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं। चिकन पॉक्स होता है दोस्तों वेरिसेला जोस्टर वायरस से। स्मॉल पॉक्स होता है वेरियोला वायरस से, ये वेरिसेला जोस्टर है। चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स है वेरियोला। सामान्य जुकाम होता है ना, वो राइनो वायरस के कारण होता है। तो जुकाम भी अपना वायरस वाला है। एड्स, जो एड्स की फुल फॉर्म AIDS है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये HIV के कारण होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। कंठमाला है PTA, ये मम्स वायरस के कारण होता है। रेबीज है, ये रेबीज वायरस है जो कि राब्डोविरिडे कुल फैमिली का वायरस है। डेंगू ज्वर होता है डेंगू वायरस से, जो कि फ्लेविवायरिडी परिवार से है।
नेक्स्ट अपन जीवाणु के कारण होने वाले रोग और कौन से जीवाणु से होते हैं वो देखते हैं। जैसे काली खांसी है, ये होता है दोस्तों बोर्डेटेला पार्टुसिस नामक जीवाणु। काली खांसी बोर्डेटेला पार्टुसिस। डिप्थीरिया है, ये कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण होता है, जीवाणु के कारण। टेटनेस है, ये क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई बैक्टीरिया के कारण। क्षय रोग टीबी आपको बता दिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। प्लेग रोग है, ये कौन से जीवाणु के कारण, तो ये होता है यर्शीन या पेस्टिस जीवाणु के कारण। हेजा होता है विब्रियो कॉलेरा के कारण। कुष्ठ रोग है वो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई के कारण होता है। निमोनिया है वो स्टेप्टोकोकस निमोनिया के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाले रोग की बात करें तो मलेरिया है, ये मादा एनाफ्रेज मच्छर के द्वारा होता है जो प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम परजीवी। प्रोटोजोआ का नाम है प्लाज्मोडियम। स्लीपिंग सिकनेस है, ये भी एक तरीके से प्रोटोजोआ वाला रोग है जो ट्रिपेनोसोमब्रूसी के कारण होता है। एक काला अजार वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लिस्मेनिया डोडोवानी प्रोटोजोआ से होता है। नेक्स्ट अपना सवाल कंटिन्यू करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 26 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट में पूछे गए 6 सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर 26 अक्टूबर के री एग्जाम से 6 सवाल में पहला सवाल, पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन होता है जाइलम के द्वारा। जटिल उत्तक है दोस्तों जाइलम और फ्लोएम। जहाँ पर जल जाता है जाइलम से और फूड जो खाद्य पदार्थ है वो फ्लोएम से जाता है। तो फ्लोएम ये पत्ती से पौधों के विभिन्न भागों में खाद्य पदार्थ का सेवन करता है, तो पत्ती से खाद्य पदार्थों का सेवन होता है फ्लोएम से। जाइलम की डायरेक्शन एक दिशा होती है, ऊपर से ही जाता है चल, और फ्लोएम है वो ऊपर नीचे कहीं पर भी 2 डायरेक्शन में होता है। यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। अब यहाँ पर कुछ सरल स्थायी उत्तक के भी उदाहरण है, जैसे कि कोलेन काइमा, स्क्लेन काइमा। इनके क्या काम है वो देखते हैं। सरल स्थायी उत्तक में 3 उत्तक आते हैं, कोलेन काइमा, स्क्लेन काइमा, पेरेन काइमा। और ये जो सरल स्थायी उत्तक होते हैं इसका मतलब ये समरूप कोशिकाओं के बने होते हैं। और इसमें जो स्क्लेरेन काइमा होती है ना, इस उत्तक की कोशिकाएं मृत होती है। स्क्लेरेन काइमा में मृत कोशिकाएं होती हैं और स्क्लेरेन काइमा का काम है पादपों को यांत्रिक दृढ़ता देना। पेरेन काइमा है, ये कोमल भागों में पाई जाती है, इसका काम है प्रकाश संश्लेषण में भोजन का भंडारण करना। पेरेन काइमा फूड स्टोर करेगी। पेरेंट क्या करते हैं, भोजन को स्टोर ही तो करते हैं अपने बच्चों के लिए। पेरेंट है तो पेरेंट काइमा फूड स्टोर करेगी, मुख्य कोमल भागों में पाई जाएगी। स्क्लेरेन काइमा यांत्रिक दृढ़ता, कोलेन काइमा लचीलापन, कोलेन लचीलापन। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करूं, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुने। जो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन है, पुनरुत्पादक बीज स्पोर प्रोड्यूसिंग है, एक तरीके से बीजाणुओं द्वारा जनन है, वो ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। इसका उत्तर है ब्रेड मोल्ड है। तो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधा ब्रेड मोल्ड है। राइजोपस नामक कवक प्रजाति को ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। राइजोपस कवक है ना, ये एक ब्रेड मोल्ड है। तो ब्रेड मोल्ड के रूप में, क्योंकि ये बासी ब्रेड पर बनने वाले पहले मोल्डों में से, बासी ब्रेड है ना उस पर ब्रेड मोल्ड है वो कवक के द्वारा बनते हैं, राइजोपस नामक कवक के द्वारा। और कवक का सबसे प्रचलित प्रकार ब्रेड मोल्ड या राइजोपस है। और अन्य आप देखेंगे जिनका जनन बीजाणु के द्वारा होता है, जो दे रखा है स्पोर प्रोड्यूसिंग है, बीजाणु के द्वारा जनन है, जो जिसे आप पुनरुत्पादक बीज कहते हो, उसमें मांस फर्न भी आ जाते हैं और ब्रेड मोल्ड भी आ जाती है। नेक्स्ट है, किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। ये कोयले, पानी और हवा से तैयार किया गया है। ये पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो प्रथम पूर्ण सिंथेटिक फाइबर है, जो प्रथम मानव निर्मित फाइबर है और जिसमें कोई भी प्राकृतिक कच्चा मटेरियल पौधे या जानवर का उपयोग नहीं हुआ, तो ऐसा फाइबर नाइलॉन है। 1930 के दशक में एक अमेरिकी शोधकर्ता नाम है ड्यू पॉइंट ने यहाँ पर रासायनिक फॉर्म वालेस कैर्थरस द्वारा विकसित किया गया था इसको, नाइलॉन को। बेकेलाइट की बात करें तो ये संश्लेषित घटकों से बना पहला प्लास्टिक था। रेयॉन एक प्रकार का पुनर्जीवित सेलुलोज फाइबर है। टेफ्लॉन के जो तोये वगैरह बनते हैं ना, तवा टेफ्लॉन का होता है। जो पोली टेट्राफ्लोरोएथेन, टेफ्लॉन। नेक्स्ट अपना सवाल है, किसने अधिग्रहित चरित्र की विरासत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने अर्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत प्रस्तावित किया है। अर्जित लक्षणों के वंशानुक्रम का सिद्धांत दिया है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क ने। इस सिद्धांत के अनुसार जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालने के लिए परिवर्तन करते हैं। यानी जो अधिग्रहित चरित्र हैं, जैसे जैसे समय गुजरता है उनको अलग आवश्यकता होती है। जिराफ की बात कर लेते हैं। जिराफ में पहले क्या होता था, घास और दूब जमीन पर होते थे, तो जिराफ को आवश्यकता नहीं रहती थी गर्दन को बहुत ऊंचा करने के लिए। जैसे जैसे मरुस्थलीकरण होता गया, घास दूब खत्म होते गए जमीन से, पेड़ पौधों से उनको घास वगैरह है ऊपर टहनियों से लेना पड़ता था, तो वो जिराफ गर्दन को ऊंचा करता गया। तो ऐसा समय के साथ उनकी
गर्दन लंबी हो गई। तो इस सिद्धांत के अनुसार जीव स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल ढालने के लिए परिवर्तित करते हैं। जीव अपने जीवन काल के दौरान जो परिवर्तन प्राप्त करते हैं वो अगली पीढ़ी में चले जाते हैं। ये है दोस्तों अधिग्रहित चरित्र की विरासत है, विरासत में आगे चले गए हैं। जीन बैप्टिस्ट लेमार्क का ये सिद्धांत है, लेमार्क का सिद्धांत है। और अन्य जैसे चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल के सिद्धांत की बात करें, चार्ल्स डार्विन ने दोस्तों प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, यानी प्रत्येक जाति अपने नस्ल को बनाए रखने के लिए प्रजनन करती है, प्राकृतिक चयन जैसे कहेंगे। मॉर्गन ने विरासत के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन किया था। ग्रेगर मेंडल ने आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने मेंडलियन वंशानुक्रम के नियम दिए थे, मटर के पौधों पर प्रयोग किए थे मेंडल ने। नेक्स्ट अपना सवाल है, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय, देखिए मैंने कहा अंडाशय फल में और बीजाणु बीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अंडाशय यहाँ पर फल में कन्वर्ट हो गए और प्रत्येक बीजाणु नहीं, बीजांड, बीजांड है वो बीज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रत्येक बीज में एक छोटा अविकसित पौधा होता है जिसे आप एम्ब्रियो भ्रूण कहते हो। और लैंगिक जनन में क्या होता है, नर और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर युग्मनज है वो भ्रूण में कन्वर्ट होकर और जो फल में कन्वर्ट हो जाएगा वो होगा आपका अंडाशय। बाकी आपने देख लिया स्त्री केसर में क्या होता है, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका होते हैं। पुंकेसर में क्या होता है, परागकण, परागकोश और फिलामेंट। क्षतिग्रस्त CFL और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का निपटान सुरक्षित रूप से किया जाना चाहिए क्योंकि इनमें वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली होती है। जो क्षतिग्रस्त CFL जो ट्यूबलाइट वगैरह है ना, फ्लोरोसेंट लैंप, इसको ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए, उनका सुरक्षित रूप से अपन को निपटान करना चाहिए क्योंकि एक इसमें जहरीली गैस होती है। जो वाष्प होती है वो पारे की होती है, पारा जहरीला होता है, तो पारे की वाष्प होती है जो स्वभाव में जहरीली है। तो ये पारे की वाष्प होती है। जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है या फिर CFL है उसमें पारा का वाष्प होता है। अगला अपन सवाल कंटिन्यू करते हैं। 19 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में जो 2 सवाल पूछे गए, ये जेल वार्डर का एग्जाम था यूपी पुलिस का। तो उसमें सवाल एक है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्प चुने। तो एक यहाँ पर 2 स्टेटमेंट है, पूछा कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट, एक ट्रांसफॉर्मर एक उदाहरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा की विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांत पर काम करता है। बिल्कुल, जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है और जिससे जो विद्युत शक्ति है वो संचित हो जाए। और कौन से सिद्धांत पर ये जो ट्रांसफॉर्मर काम करता है, तो ये प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पर प्रकार की बात करें तो इन्होंने कहा कि कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है। गलत है, वोल्टेज के आधार पर होता है। वोल्टेज स्टेप अप यानी कम से ज़्यादा करना, स्टेप डाउन यानी ज़्यादा से कम करता है। वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफॉर्मर 2 प्रकार के होते हैं, कोर के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनका प्रकार अलग है। तो यहाँ पर एक वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब कोर के आधार पर बात करें तो यहाँ पर कोर टाइप और शेल टाइप वाला होगा ट्रांसफॉर्मर। फेज के आधार पर सिंगल फेज, 3 फेज 2 टाइप के हैं। कूलिंग सिस्टम के आधार पर सेल्फ कूल्ड होता है, एयर कूल्ड होता है, ऑयल कूल्ड होता है। 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मर है। ये ट्रांसफॉर्मर पर आधारित सवाल था। नेक्स्ट है वायुमंडल, ये सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। अब उपकरण से प्रत्येक सेट में सवाल आ रहा, साइंस का ध्यान रखना। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग होता है। अब ये हाइड्रोमीटर है, हाइड्रोमीटर का उपयोग जो लिक्विड है ना उनका विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण को मापने के लिए, तो तरल पदार्थों का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण या घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग होता है। और हाइग्रोमीटर है ना, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापता है, जिसे आर्द्रता मापी बोलते हैं हाइग्रोमीटर को। लैक्टोमीटर यहाँ पर मैंने बता दिया दूध की शुद्धता है। और पोटेंशियोमीटर है ये विभव मापी है, ठीक है, विभव मापी है, विभव का माप करता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जेल वाटर 19 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। निमोनिया रोग है ना, ये दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जीवाणु के कारण होता है। अगला है डॉक्टर के परिचय पर आपको RX लिखा हुआ मिलेगा। जब भी डॉक्टर कोई भी मेडिसिन वगैरह ट्रीटमेंट है वो लिखना स्टार्ट करता है तो शुरुआत RX से आपको पहले से ही लिखी हुई मिलेगी। तो RX का मतलब होता है मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन, जो डिटेल है मेडिकल की डिटेल, जो डॉक्टर लिखेगा क्या क्या चीज़ें हैं, दवाइयाँ वगैरह, मेडिकल प्रेस्क्रिप्शन। तो आप कहेंगे ये तो टर्म दूसरा ही है, MP हो रहा, RX कहाँ से आ गया। तो ये लेटिन टर्म है RX। जो ऋषिपी, ये जो ऋषिप्री है, ऋषिप है, इनसे प्राप्त हुआ। तो RX है ऋषिप्री, इससे लिया गया RX, ऋषिप्री, ऋषिप, ये लेटिन टर्म को यहाँ पर इन्होंने शॉर्ट किया, RX किया है। अब इस ऋषिप्री और ऋषिप का मतलब होता है दोस्तों लेना, टेक। क्या होता है, टेक होता है, इसका मतलब लेना होता है। तो ये जो लेना है ऑप्शन C करेक्ट हो जाएगा। RX का एक शाब्दिक अर्थ लेटिन भाषा में। पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप
अब देखिए पहला जो वायरस खोजा गया था पादप वायरस वो टीएमवी ही था। टीएमवी वायरस यानी टोबैको मोज़ेक वायरस, पहला वायरस जो खोजे गया वो टोबैको मोज़ेक वायरस था। इसकी खोज की थी ना 2 वैज्ञानिक थे, एक तो इवानोस्की ने की थी वायरस की खोज, तो 1892 में इवानोस्की और 1898 में बेंजरिक ने वायरस को तंबाकू मोज़ेक का संक्रामक एजेंट कहा था। तो दोनों ने मिलकर यहाँ पर ये टीएमवी को खोज किया जो पहला वायरस था। अब देखते हैं यूपी जेल वार्डर के 20 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए सवाल। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? हरे रंग बेरियम में होता है, तो बेरियम क्लोराइड हरे रंग, स्ट्रोंशियम में लाल रंग होता है, सोडियम में होता है दोस्तों पीला रंग। तो सोडियम में आतिशबाजी में पीला रंग, सोडियम में, स्ट्रोंशियम में लाल रंग और हरा रंग के लिए बेरियम जिम्मेदार है। नेक्स्ट अपना निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक आंखें होती? इस टाइप से आंखें मिलेगी, ऐसा कोई रेटिना वगैरह कुछ नहीं, इस टाइप से आपको कोई आइरिस वगैरह पुतले वगैरह नहीं है, ऐसे आपको स्पंज की तरह आंखें दिख रही है ना, ये वाली होती हैं जिसे आप कंपाउंड आई कहते हैं। इस टाइप की अभी कृत्रिम आंखें बनने लग गई है जो कि कलर को डिटेक्ट करती है, बहुत सारे कलर को डिटेक्ट करके यहाँ पर इमेज बनती है, ठीक है। तो ये यौगिक आंखें हैं ना, ये पाई जाती है कीटों में, ये पाई जाती हैं क्रस्टेशिया जैसे आर्थ्रोपोडों में। कीट और क्रस्टेशिया जैसे जो आर्थ्रोपोड है उसमें दृश्यबोध का एक शारीरिक अंग है यौगिक आंखें, कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई यहाँ पर ड्रैगन मक्खी में पाई जाएगी, जो कीट है कॉकरोच में भी ये पाई जाती है, एक्वेटिक बीटल में पाई जाएगी, ग्राइनस में पाई जाएगी, ये है दोस्तों कंपाउंड आई। नेक्स्ट है सर्दियों के दौरान बर्फ में नमक डालने से बर्फ पिघलने लगती है, ऐसा क्यों? अब जब बर्फ में आप नमक डालेंगे तो बर्फ का क्या होगा, जो हिमांक है वो कम हो जाएगा। हिमांक का मतलब क्या हुआ, हिमांक का मतलब वह तापमान जिस पर फ्रीज होना स्टार्ट हो जाए लिक्विड। अब लिक्विड फ्रीज होना जैसे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टार्ट हो रहा है, लेकिन नमक डालेंगे तो वो हिमांक और कम हो जाएगा, जैसे वो -10 डिग्री पर फ्रीज होगा, यानी -10 तक वो लिक्विड बना रहेगा। तो आपको सर्दियों में क्या चाहिए, पानी लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा चाहिए ना, बर्फ में थोड़ा ही चाहिए। तो और कम तापमान और माइनस में चले जाए तब वो कन्वर्ट हो पाएगा बर्फ में। जैसे उदाहरण की तरफ बात करूं तो यहाँ पर इन्होंने हिमांक को कम कर दिया, क्या कर दिया, हिमांक को कम किया ताकि पानी क्या हो जाए, लिक्विड फॉर्म में मिल जाए, उसको वापस पानी को ठोस फॉर्म में बर्फ में जमने के लिए क्या होना चाहिए, और कम तापमान में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर नमक डालते तो हिमांक बिंदु कम करता है नमक, ठीक है। नेक्स्ट अपना है यूपी जेल वार्डर फायरमैन, ये लास्ट जो शिफ्ट है 20 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट, इसके देख लेते हैं जो 4 सवाल पूछे गए हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये बता दिया है, घनत्व यानी द्रव्यमान बटा आयतन। नेक्स्ट अपना सवाल है एम्पियर, एम्पियर किसकी एसआई यूनिट है? एम्पियर दोस्तों धारा की एसआई यूनिट है, तो एम्पियर हो जाएगी यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत प्रवाह यानी धारा की ऐसे यूनिट है वो एम्पियर है। 1 एम्पियर में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं। आई धारा बराबर होता है आवेश प्रवाह की दर, और 1 इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, कितना कुलाम होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम होता है। तो 1/1.6 गुणा 10 की घात -19 करेंगे तो ये 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड हो जाएगा 1 एम्पियर में। नेक्स्ट अपना सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 है? तो दोबारा अपन रिपीट कर रहे हैं, B6 दोस्तों ये है पायरिडॉक्सिन, B1 है ये आपका है थायमिन है, B2 है राइबोफ्लेविन, विटामिन B3 है नियासिन, B5 है पेंटाथोनिक, B6 पायरिडॉक्सिन, B7 बायोटिन, B9 फोलिक एसिड, विटामिन B12 कोबालमिन, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड है। तो विटामिन जो B3 है वो नियासिन है, थाइमिन है वो विटामिन B1 है, और राइबोफ्लेविन है तो ये विटामिन आपका B2 हो जाएगा। ये सभी अपन बात कर चुके हैं। डी कैल्सिफेरॉल, ई है वो टोकोफेरॉल, विटामिन के है फाइटोनाइन। नेक्स्ट अपना अंतिम सवाल है इरेडियम परत की खोज किसने की और उन्हें नोबेल भी मिला है? इरेडियम परत की खोज की लुइस अल्वारेज, जिनको नोबेल मिला है। वैसे जो इरेडियम परत है ना, इसकी खोज में लुइस अल्वारेज के साथ और वैज्ञानिक थे, लेकिन नोबेल प्राप्त करता लुइस अल्वारेज है। इसके अतिरिक्त उनके बेटे थे जिनका नाम है वाल्टर, और 2 सहयोगी थे फ्रैंक असारो और हेलेन मिशेल। इन्होंने की जो टीम है इनकी टीम ने मिट्टी की परत में इरेडियम की अत्यधिक उच्च सांद्रता प्राप्त की है। लुइस अल्वारेज यहाँ पर करेक्ट आंसर है। इस टाइप से आपने देखिए 70 सवाल जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम प्रीवियस टोटल 15 एग्जाम्स में पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर हुए हैं, और इनसे आधारित जो सवाल मैं नोट कर रहा हूँ, रिपीटेड सवाल यहाँ पर मैंने नोट कर लिए हैं। जैसे विटामिन का सवाल है वो रिपीट हो रहा है, खोज वाला सवाल जो रिपीट हो रहा है, तो इनसे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और भी साइंस के जो लग रहा है कि सवाल आने की संभावना है, जनरल वगैरह टॉपिक है,
और आप थोड़ा क्लासिफिकेशन का भी ध्यान देना, वहाँ से भी सवाल बनते हैं साइंस के। तो वीडियो भी डाला हुआ है टेलीग्राम पर, पीडीएफ भी है, तो इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। न्यू कैंडिडेट टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहाँ पर पीडीएफ फाइल मिलती रहती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल के इससे पहले उत्तर प्रदेश के जितने भी जीके के सवाल है वो अपन ने पीडीएफ में कवर किए थे। और आपको क्या करता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट देना है, और ताकि आपका रीजनिंग है वो बेहतर हो सके। मैथ्स रीजनिंग का ही ज़्यादा खेल है। और यहाँ पर यूपी जीके का अच्छा आपने काम कर लेंगे, यूपी जीके का अलग से वीडियो आ जाएगा जो रिपीटेड हो रहे हैं, और भी जीके के सवाल जो रिपीट हो रहे हैं मैंने देखे नोट किए, उनका बड़ा वीडियो आएगा, डेडिकेटेड वीडियो आएगा, जहाँ से एक सवाल जरूर फंसेगा आपके। यानी जो पूरा अपन सिलेबस देखते हैं ना, उनमें जैसे जीएसटी वाला टॉपिक है तो वो एक फिक्स सवाल आएगा, और प्रीवियस में कौन से जीएसटी के पूछेगा। तो जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। न्यू कैंडिडेट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। और मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप में जाइएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी किस टाइप से आपको ज्वाइन करनी है। टीटीजी के वहाँ पर कूपन कोड यूज़ कर लेना, एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।